तो अभी आप लिखो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपनी नोटबुक के ऊपर, ये वाली ऑस्मोटिक प्रेशर हमारी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक, तो इसकी हेडिंग आप बना लो। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर ज़्यादा लेंथी लग रहा है तो आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करके इसको देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि 2 कॉलिगेटिव एक लेक्चर के अंदर कवर कराना और उनके साथ उनके क्वेश्चंस भी कराना थोड़ा सा लेंथी तो हो ही जाता है, और मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊं। ठीक है, मैं समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा हूं। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आता होगा और आपके अंदर दम तो है ही कि आप इस लेक्चर को देखोगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है, ये एजुकेशन है, ये आपको इंसान बनाएगी, आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव करेगी, आपको रिस्पेक्ट देगी। अगर आप ये एजुकेशन प्राप्त करोगे, आस्ता आस्ता 12th के आगे भी पढ़ोगे, ठीक है, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई कुछ बनेगा, तो आपको रिस्पेक्ट जरूर मिलेगी। ठीक, तो जहां से हमें रिस्पेक्ट मिले वहां थोड़ा सा टाइम तो हमें देना ही चाहिए। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, 4th कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि ऑस्मोसिस के आसपास है। आपने बायो पढ़ी होगी 11th क्लास में, 10th क्लास में, 9th क्लास में। ठीक है, तो बायो में एक टॉपिक होता है जैसे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ठीक, अब देखो ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये ऑस्मोसिस से ही निकला है। ठीक है, ऑस्मोसिस से ही निकला है, और ये वाली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, और ये जो बाकी वाली हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी उनसे डिफरेंट है। ठीक, बाकी 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड कर रही थी? वेपर प्रेशर पे। ठीक है, वहां हम सल्यूट के अंदर, मतलब सोल्यूशन के अंदर, या फिर आप ऐसा बोलो सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड कर रहे थे, तो वेपर प्रेशर कम हो रहा था, उसकी वजह से वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अराइज हो रही थी। ठीक, लेकिन ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर है ये वैसी नहीं है, ये अलग है। ठीक, तो देखो ये ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के लिए आपको पहले 2 चीजें समझनी पड़ेंगी। वो 2 चीजें हैं हमारे पास, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ठीक है, आपको पता ही होगा पहले से ही, लेकिन मुझे आपको समझाना ही पड़ेगा, तब ही मैं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का कंसेप्ट समझा पाऊंगा। ठीक है, देखो हम पहले 2 चीजें समझ लेते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है और ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, देखो हम डायग्राम से ही समझेंगे, हम ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। हम ऑस्मोटिक प्रेशर की तो डिटेल देखेंगे, लेकिन डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की सिर्फ डेफिनेशन ही देखेंगे। ठीक है, तो देखो अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं, यहां ये एक हमने डब्बा बनाया है। ठीक, ठीक है, सपोज हमने इस डब्बे में डाल दिया, यहां इस डब्बे के नीचे ये कोई बर्तन है, इसके नीचे हमने डाल दिया है, यहां ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया है। ठीक है, यहां हमने डाल दिया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, और ये हमने यहां डाला है कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और आपको ये तो पता ही है कि कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है। ठीक, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सल्यूट बहुत ज्यादा हो। तो आप ये मान लो कि ये जो सॉल्यूशन हमने यहां भरा है ये हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। और एक खास बात यहां ये होती है कि मैं ब्लू कलर से इसको दिखा रहा हूं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर भी ब्लू होता है। ठीक है, हमने यहां इस बीकर में या इस बर्तन में, जो आप मर्जी बोलो, इसमें हमने डाल दिया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, और ये हमारा है कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब देखो अगर मैं क्या करूं, ये कॉन्सेंट्रेटेड है, ये इतना कॉन्सेंट्रेटेड है कि अगर आप देखो हाथ तो इसके साथ लगाना नहीं चाहिए, ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब ये बहुत गाढ़ा गाढ़ा है। ठीक है, बहुत गाढ़ा गाढ़ा इसको आप मान लो, कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब इसमें सोल्यूशन है, इसमें वाटर कंटेंट तो है पहले से, लेकिन कॉपर सल्फेट यहाँ बहुत ज्यादा है। ठीक, और इस सोल्यूशन का कलर होता है ब्लू। ठीक, अब आप देखो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इस बीकर में, आप एज इट इज देखो, अगर मैं इस बीकर में यहां से ऐसे पानी डालना स्टार्ट करूं, वाटर डालना स्टार्ट करूं। ठीक है, वाटर इस तरीके से डालना है कि सोल्यूशन के ऊपर सीधा पानी नहीं डालना, साइड से यहां से डालना है, ताकि इस वाली साइड से होके पानी आस्ता 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 करके यहां इसमें मिक्स हो जाए। ठीक है, यहां से डालना है कि आस्ता आस्ता करके इसमें मिक्स हो जाए। ठीक, अब देखो अगर आप इसमें पानी डालोगे तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, आप पानी को बहुत आस्ता आस्ता डाल रहे हो।
ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा लगेगा जैसे आप पानी डालते जाओगे ना, वो पानी जो है वो यहां तक, यहां ऐसे ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा पानी पानी दिख रहा होगा। मतलब अगर ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ब्लू कलर का है, ठीक है, तो ये ब्लू ब्लू तो नीचे दिखेगा, इसके ऊपर देखो ये ज्यादा ब्लू, जो ज्यादा डार्क ब्लू है वो नीचे दिखेगा, ठीक। और जब आप यहां से साइड से आस्ता आस्ता वाटर इसमें ऐड करोगे तो पानी जो है ना वो ऊपर ऊपर, इसके ऊपर ऊपर जो है ऊपर ऊपर ऐसे चढ़ जाएगा पानी, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग में जब आप इनिशियली मतलब जब आप पानी डाल के यहां छोड़ोगे, उसी टाइम जब आप देखोगे तो क्या होगा, ये सोल्यूशन यहां ब्लू कलर का नीचे दिखेगा, उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा ब्लू होगा लेकिन थोड़ा कम ब्लू होगा, कम ब्लू होगा, तो आपको लगेगा कि इसके ऊपर पानी रखा हुआ है, ठीक है। मतलब ज्यादा ज्यादा ब्लू, तो यहां तो ज्यादा ब्लू है क्योंकि यहां तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, ठीक है। लेकिन जब आप साइड से इसमें पानी डालोगे बहुत स्लोली, तो वो आस्ता आस्ता करके पानी यहां ऊपर चढ़ जाएगा यहां तक, तो ये पानी की अलग सी एक लेयर दिखेगी। ये लेयर उतनी ज्यादा ब्लू नहीं होगी। आपको स्टार्टिंग में जब आप पानी डाल के इसको देखोगे तो आपको लगेगा कि ये लेयर अलग है, ये लेयर अलग सी दिखेगी, ठीक है। लेकिन जब आप इसको सपोज जब आपने पानी डाला t इज इक्वल टू 0, उस टाइम टाइम 0 था, आपने इसमें पानी डाला, आपको ये पानी और ये दोनों अलग अलग दिखेंगे, अलग अलग। मतलब इस पानी का कलर थोड़ा थोड़ा ब्लू होगा क्योंकि आपने इसमें डाला है, थोड़ा थोड़ा ब्लू होगा, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा ये सोल्यूशन है वैसा ही पानी नहीं होगा, ठीक। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे आपको अलग अलग लेयर दिखेगी, अलग अलग लेयर दिखेगी, ठीक। अब देखो अगर आप इसको टाइम t इज इक्वल टू 1 डे, एक दिन तक इसको आप रख दोगे, ठीक है, एक दिन तक छोड़ दोगे, इसको पानी डाल के छोड़ दोगे, एक दिन बाद आप आके इसको देखोगे तो आपको पूरे का पूरा जो है एक जैसा दिखेगा, ठीक। देखो आपको क्या दिखेगा एक दिन बाद, पूरे का पूरा जो आपने पानी डाला था वो भी, और ये सारे का सारा ही आपको एक जैसा ब्लू कलर का दिखेगा, ठीक है। आपने किया क्या, आपने सिर्फ पानी डाल के छोड़ दिया, स्टार्टिंग में नहीं दिख रहा था, ठीक। लेकिन बाद में जब आपने एक दिन बाद या फिर 4 घंटे बाद या 2 घंटे बाद आपने देखा तो आपको पूरे का पूरा एक जैसा ही ये सोल्यूशन दिखेगा, ठीक। अब देखो, अब यहां से आप क्या समझोगे, यहां से आप क्या समझोगे, आप ये बोलोगे कि जब हमने इसमें पानी डाल के रख दिया तो कुछ ऐसा हुआ कि आस्ता आस्ता करके, आस्ता आस्ता स्लोली यहां से जो सोल्यूशन जो यहां पहले बना था कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन वो वाला, और ये जो पानी था वो आपस में उनके पार्टिकल्स, जो हमने पानी डाला वो वाला और जो सोल्यूशन यहां पहले पड़ा था, इन दोनों के पार्टिकल्स एक दूसरे के अंदर मिक्स हो गए, ऐसा ही बोलोगे, एक दूसरे के अंदर मिक्स हो गए तो वो अपने आप मिक्स हुए, अपने आप मिक्स हुए, होते 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 ये पूरा एक जैसा हो गया, ये बोलोगे आप। अब देखो इस प्रोसेस को जो अपने आप मिक्सिंग हो जाती है, पार्टिकल इंटरमिक्स हो जाते हैं, ठीक। अब देखो ऊपर आपने वाटर डाला था, बीच में आपने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन रखा था, तो पानी को इसमें डाला तो ये कॉन्सेंट्रेटेड था, तो इसके मतलब कुछ टाइम बाद जो है ये इसमें पानी के पार्टिकल्स और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के पार्टिकल्स जो थे उनमें इंटरमिक्सिंग हो गई। और ये कैसे हुई, ये हमने हिला के नहीं की, हमने कोई रॉड डाल के इसको हिलाया नहीं, हमने बस पानी डाल के छोड़ दिया, अपने आप हुई, ठीक है। ये इंटरमिक्सिंग अपने आप हुई। अब देखो जब ऐसी इंटरमिक्सिंग अपने आप कहीं हो जाती है, दो चीजें जब अपने आप कहीं मिक्स हो जाती हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो एज इट इज आपको याद रखना है कि हमने कुछ नहीं किया, हमने सीधा सीधा इसमें पानी डाला था साइड से, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। अब देखो आपने 9th 10th क्लास में एक और भी चीज भी पढ़ी होगी कि जैसे हम खाना बनाते हैं, ठीक है, तो खाना बनाने से जो कुकर होता है हमारा या कोई बर्तन होता है उसके ऊपर से कुछ धुआं निकलता है, वो गैस होती है, तो वो धुआं अगर हम कुछ चीज बनाएं तो उसकी कोई खुशबू हो तो दूसरे रूम में जाके वो खुशबू दूसरे बंदे को आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि वो जो वहां से खाना बनाते टाइम वो जो गैस निकली, ठीक है, वो हवा के साथ अपने आप मिक्स होके दूसरे रूम तक चली गई, ठीक। अब देखो वो भी अपने आप मिक्सिंग होती है, वो भी डिफ्यूजन की ही एग्जांपल है। तो यहां हमने लिक्विड लेके देखा, देखो डिफ्यूजन जो होती है वो ज्यादा होती है गैसेस में, वो जो एग्जांपल मैंने आपको दी जहां हम खाना बनाते हैं दूसरे कमरे तक हवा आ जाती है, मतलब खुशबू आ जाती है, वो डिफ्यूजन वहां वो गैसेस में डिफ्यूजन है, गैसेस में डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, ठीक। लेकिन ये लिक्विड है, लिक्विड में भी डिफ्यूजन होता है, ठीक। तो जैसे आप और भी कोई एग्जांपल ले सकते हो डिफ्यूजन के लिए, लेकिन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे सपोज अगर आप कभी ऐसा करते हो ना, कभी ऐसा एक गिलास हो, ठीक है, गिलास के बीच में आप अगर पानी भरो तो आपको पता है
ये पानी अगर हम भरें, देखो ये भी एक किस्म का सोल्यूशन ही बनाना। पहले भी हमने एक पार्ट लिया था, कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया था, ऊपर पानी डाला, तो ये ओवरऑल एक सोल्यूशन ही है। तो ये डिफ्यूजन हमने सोल्यूशन में दिखाई है, क्योंकि हम यहाँ सोल्यूशन पढ़ रहे हैं ना चैप्टर, तो इसलिए। लेकिन ज्यादा डिफ्यूजन कहाँ होती है? गैसेज में। ठीक, अब देखो अगर सपोज ये पानी का एक गिलास है, तो अगर आप इसमें इंक होती है ना, इंक का एक ड्रॉप डाल दो यहाँ, या 2 ड्रॉप डाल दो, तो स्टार्टिंग में आपको ये इंक घुलती हुई नहीं दिखेगी, एकदम नहीं घुलेगी। ठीक, लेकिन आस्ता आस्ता 5-6 मिनट बाद या 4 या 2 मिनट बाद ऐसा होगा कि ये पूरी की पूरी इंक अपने आप ही इस पानी के अंदर घुल के पूरा का पूरा पानी ही एक जैसा हो जाएगा। सपोज अगर आपने इंक रेड डाली तो पूरा का पूरा पानी ही रेड हो जाएगा। अब देखो ये भी प्रोसेस अपने आप हो रही है, तो मतलब ये होती है डिफ्यूजन। तो आप डिफ्यूजन को कैसे डिफाइन करते हो? डिफ्यूजन की मैं डेफिनेशन आपको लिखवाऊंगा, लेकिन अभी आप बस इतना बोलो कि जो डिफ्यूजन होता है वो क्या होता है कि अपने आप इंटरमिक्सिंग जब हो जाती है पार्टिकल्स की, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक, तो आप एक डेफिनेशन लिख लो, फिर हम ऑस्मोसिस पे चलते हैं, क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जहां। ठीक, देखो आप पहले डिफ्यूजन की डेफिनेशन लिख लो। यहां मैं लिख देता हूं कि डिफ्यूजन होता क्या है, इस बेस पे आपको क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, इसलिए आपको मैं लिखवा रहा हूं डिफ्यूजन होता क्या है। तो अपने आप मिक्सिंग हो जाती है 2 चीजों की। ठीक, तो उसको आप केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हो। ठीक, देखो इसको लेके हम समझते हैं, इसको लेके, ठीक है, ये वाला लेके। ठीक है, अब देखो इसमें हमने क्या किया, हमने पहले इसमें वाटर लिया था। ठीक है, वाटर लिया था, तो वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। इसमें हमने 2 ड्रॉप इंक के डाले थे। अब 2 ड्रॉप इंक के डाले, ज्यादा क्वांटिटी में पानी लिया, तो ये इंक क्या है? सल्यूट है। तो आप देखो जब आपने सल्यूट को सॉल्वेंट में डाला, तो अपने आप सल्यूट क्या होगा? कुछ टाइम के बाद सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लिखो आप डिफ्यूजन की डेफिनेशन लिखो, द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग, द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग, the spontaneous mixing of the particles of the solute and the solvent, of the solute and the solvent। ठीक है, solute and the solvent to form a homogeneous mixture, form a homogeneous mixture, homogeneous mixture, mixture। ठीक है, mixture। ठीक, आगे लिखोगे is called diffusion, is called, ये आपको याद रखना है कि डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या होती है। तो मैंने यहां लिखा है स्पॉन्टेनियस। देखो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप, मतलब जब हम किसी सल्यूट और सॉल्वेंट को थोड़ा सा मिक्स करें तो वो अपने आप उसके पार्टिकल इंटरमिक्स हो जाएं, ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप। द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट एंड द सॉल्वेंट, मतलब सल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जब अपने आप मिक्स हो जाएं, इंटरमिक्स हो जाएं, ठीक है, टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर, मतलब एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाए। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब एक सोल्यूशन बन जाए, क्योंकि आपको पता है सोल्यूशन की डेफिनेशन ही यही होती है, सोल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक, मतलब एक सोल्यूशन बन जाए, ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन, जिसकी एग्जांपल्स आपको मैंने ये बताई। ठीक, कि कुछ टाइम अगर हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को कभी कभी मिक्स कर देते हैं तो वो स्टार्टिंग में तो वो मिक्स नहीं होते, लेकिन अगर हम उसमें कुछ रॉड ना डालें, कोई मतलब रॉड डाल के यहाँ से हिलाएं ना, उसको मिक्स ना करें, हम कुछ ना करें, अपने आप ही मिक्सिंग हो जाती है, ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। अब देखो अगर ये जो प्रोसेस है आपको ये समझ में आई, ठीक, अगर मैं इस प्रोसेस को एक और तरीके से करूं, ठीक है, तो वो तरीका क्या है हमारे पास? ये तरीका है। सपोज हमने क्या किया, हमने ये एक बर्तन लिया, ठीक, हमने एक ये बर्तन लिया। अब यहां बात आ जाती है जो आपने पहले ही नाम सुना होगा, हमने इस बर्तन के बीच में यहां लगा दी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, बर्तन के बीच में हमने लगा दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या लगाया हमने? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमने लगा दी। अब आपको ये पता होना चाहिए मेम्ब्रेन क्या होती है, वो तो आपको पता है। मेम्ब्रेन कोई ऐसी छोटी सी कोई चीज होती है जिसमें छोटे छोटे
पोर्स होते हैं, होल्स, सुराख होते हैं ना, छोटे छोटे होल्स होते हैं जहां से कुछ इधर उधर इंटर हो सके, इसी को बोलते हैं मेम्ब्रेन। ठीक, अब यहां हमने एक बर्तन लिया, उस बर्तन के बीच में हमने ये लगा दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है, इसमें से बड़े पार्टिकल्स पास नहीं हो सकते, छोटे पार्टिकल्स पास हो सकते हैं। और बड़े पार्टिकल्स होते हैं सल्यूट के, सल्यूट के पार्टिकल्स यहां से पास नहीं हो सकते, यहां से सॉल्वेंट पार्टिकल्स पास हो सकते हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल्स यहां से पास हो सकते हैं। सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो यहां से पास हो सकते हैं, पार्टिकल्स कैन पास, यहां से जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वहां से सॉल्वेंट पार्टिकल्स पास हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो, सपोज देखो, आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। सपोज देखो, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है कॉन्सेंट्रेटेड, वो मैं यहां भर रहा हूं। अभी आपको पता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है ब्लू कलर का होता है। ठीक है, इस एरिया में हमने मेम्ब्रेन से इस बर्तन को अलग अलग कर दिया, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया, और मैं अब यहां कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को भर रहा हूं। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को मैं भर रहा हूं, और ये सॉल्यूशन कैसा है, ये कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब इसमें सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। कॉन्सेंट्रेटेड वही होता है जिसमें सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। ये भरा क्या मैंने, ये मैंने भरा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भरा, और ये सॉल्यूशन जो है ये कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब इसमें सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। अब देखो दूसरी तरफ, सपोज मैं यहां डाल रहा हूं, यहां डाल रहा हूं मैं, यहां मैं डाल रहा हूं वाटर, पानी डाल रहा हूं इसमें, तो यहां से इसमें हमने डाल दिया पानी दूसरे हिस्से में। ठीक, ठीक है, ये हमने यहां पानी डाल दिया। अब देखो, ये एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं उस टाइम हमें ऑस्मोसिस पता चलता है कि ऑस्मोसिस क्या होता है। देखो, आपको ये ध्यान में रखना है कि हमने क्या किया, एक बर्तन लिया, उसमें हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी बीच में। ठीक है, इस तरफ हमने कॉन्सेंट्रेटेड चीज रख ली, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन रख लिया, ऐसा सोल्यूशन जिसमें सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, सॉल्वेंट नहीं है। तो इस तरफ हमने वाटर डाल दिया, और वाटर ये क्या है आपको पता है, वाटर एक सॉल्वेंट है। ठीक है, हमने वाटर डाल दिया। अब आप मुझे बताओ होगा क्या। अब आपको पता है ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। मतलब ये मेम्ब्रेन है, यहां इसमें छोटे छोटे पोर्स होंगे, छोटे छोटे होल्स होंगे। तो होगा क्या कि अगर ऐसा हम करें, देखो अगर ये अपरेटस हम यूज करें, अगर हम क्या करें कि ऐसा एक अपरेटस बनाएं, ऐसी एक बर्तन बनाएं, उसमें यहां एक सोल्यूशन रख दें कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, और दूसरी तरफ हम सॉल्वेंट डाल दें, ठीक, और बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा के अगर हम इसको कुछ टाइम तक रख दें, तो होता क्या है, देखो ये एक्सपेरिमेंटली जो होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे होता क्या है कि साइंटिस्ट ने ये करके देखा, तो वहां से उनको क्या दिखा कि कुछ टाइम के बाद क्या हो रहा है, कुछ टाइम के बाद यहां से क्या हो रहा है, यहां से ये वाले इसका लेवल बढ़ रहा है, इसका लेवल बढ़ रहा है, कुछ टाइम बाद इसका लेवल बढ़ गया और इसका लेवल कम हो गया। अब आप खुद बताओ, यहां पहले हमने सॉल्वेंट रखा था, यहां पानी डाला था, ये चीज कम थी, तो यहां हमने यहां तक भर दिया था इसको। अब जैसे कुछ टाइम तक इसको रख दिया, तो हुआ क्या, ये वाला बढ़ गया, ये वाला कम हो गया। ऐसा क्यों हुआ? तो आपको ये पता चल गया होगा देख के कि कुछ ऐसा हुआ होगा कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट, ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, ये पास हुए होंगे और इसमें इंटर हुए होंगे, इस सल्यूट वाले में, मतलब यहां कॉन्सेंट्रेटेड वाली साइड ये सॉल्वेंट इंटर हुआ होगा। क्यों इंटर हुआ यहां? क्योंकि यहां सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी है, और आपको पता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स तो मूव कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सल्यूट के पार्टिकल यहां से उधर मूव नहीं कर सकते, सॉल्वेंट के पार्टिकल यहां से इधर मूव कर सकते हैं, ठीक। तो अगर ऐसा करके हमने कुछ टाइम तक इसको रखा, तो साइंटिस्ट को ये रिजल्ट मिला। हुआ क्या कि इस साइड वाला जो लेवल था वो बढ़ गया, इस साइड वाला लेवल कम हो गया। तो उन्होंने यहां से ये देखा कि हुआ क्या, सॉल्वेंट पार्टिकल यहां सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मूव कर रहे हैं सोल्यूशन की साइड, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की साइड मूव कर रहे हैं सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ठीक है। सॉल्वेंट पार्टिकल्स कहां मूव कर रहे हैं? कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं, तभी इसका लेवल बढ़ गया, ठीक। अब देखो, ये भी प्रोसेस हमने नहीं की, हमने सिर्फ इतना किया, हमने इस तरफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन रखा, इस तरफ सॉल्वेंट रखा, तो ये प्रोसेस, ये जो सॉल्वेंट की मूवमेंट हुई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इस तरफ, ये अपने आप हुई, ठीक। तो ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन की तरफ, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, अगर इस तरफ हम डाइल्यूट सॉल्यूशन रखें, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ,
ये अपने आप होती है, ठीक। या फिर ऐसा बोलो कि यहां अगर सोल्यूशन है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, तो अगर हम उसके साथ सॉल्वेंट रख देंगे तो होगा क्या, सॉल्वेंट की मूवमेंट होगी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट से इस सोल्यूशन की तरफ, सॉल्वेंट से इस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ मूवमेंट होगी, ये अपने आप होती है। ये जो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, इस ऐसी मूवमेंट को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखो एक बार डेफिनेशन लिखते हैं फिर आपको और क्लियर होगा। देखो यहां मैं लिखता हूं दूसरी डेफिनेशन कि ऑस्मोसिस होता क्या है। ऑस्मोसिस भी कैसी प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होने वाली। तो आप लिखोगे कि ऐसा हम जब अपरेटस लगाते हैं तो होता क्या है उस टाइम, नेट मूवमेंट, द नेट मूवमेंट, द नेट मूवमेंट मतलब ओवरऑल जो मूवमेंट होती है, या ऐसे लिखो द नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट लिखो, द नेट स्पॉन्टेनियस, द नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, ठीक है, जो ओवरऑल स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है, या फिर इसकी जगह फ्लो लिख लो, देखो मूवमेंट नहीं फ्लो, द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो, द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सॉल्वेंट, फ्रॉम द solvent to the solution or from the dilute solution to the concentrated solution, ठीक है, ठीक है, dilute solution to the concentrated solution through a semi-permeable membrane, through a semi-permeable membrane, a semi-permeable membrane, ठीक है, is called osmosis। ये होती है प्रोसेस, इसको बोलते हैं osmosis, ठीक। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये जो ऑस्मोसिस होती है इसमें हमेशा होता क्या है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। यहां मैंने लिखा है द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो, स्पॉन्टेनियस का मतलब हो गया अपने आप, ये प्रोसेस अपने आप होती है, इसको करना नहीं पड़ता, इसलिए इसको स्पॉन्टेनियस बोला है, ठीक है। लिखा है यहां द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम, देखो द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सॉल्वेंट टू द सोल्यूशन, मतलब जो स्पॉन्टेनियस, जो ओवरऑल स्पॉन्टेनियस अपने आप फ्लो होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ, या फिर ये काम कहां से कहां हो सकता है, फ्रॉम द डाइल्यूट सोल्यूशन टू द कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। अगर कोई सोल्यूशन डाइल्यूट है वहां से कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ भी ये फ्लो हो सकता है। और होता कैसे है, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये काम उस टाइम होता है जब हम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाएं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। देखो मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं, दो एग्जांपल्स हम यहां लेते हैं। देखो एक डब्बा ये बनाया, एक डब्बा ये बनाया, इसमें मैंने यहां सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, इसमें भी मैंने यहां सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, ठीक है। तो इसमें मैंने एक काम करते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को सीधी लाइन से दिखाते हैं, यहां भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को मैं सीधी लाइन से दिखा रहा हूं। इस टाइम मैंने यहां क्या किया, यहां मैंने कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन डाल दिया, ठीक है, और यहां मैंने डाइल्यूट सोल्यूशन डाल दिया, डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक, और यहां मैंने ये डाल दिया डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक। लेकिन इसमें मैंने क्या किया, एक सोल्यूशन डाल दिया, चलो ना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड ना ज्यादा डाइल्यूट है, और यहां मैंने प्योर सॉल्वेंट डाल दिया, प्योर सॉल्वेंट डाल दिया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ये दो एग्जांपल्स हैं, ठीक है, सॉल्वेंट डाल दिया। अब आपको बताना है क्या इसमें ऑस्मोसिस होगी और कैसे होगी। देखो आपको पता है कि देखो ऑस्मोसिस में होता क्या है, ऑस्मोसिस में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट मूव करता है, तो जिस तरफ ज्यादा सॉल्वेंट होगा दूसरी तरफ मूव करेगा। अब देखो अगर हम ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, इसके इस तरफ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, तो आपको पता है कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में सल्यूट ज्यादा होता है, सल्यूट जो होता है वो मोर होता है, ज्यादा होता है, और सॉल्वेंट कम होता है।
ठीक है। और इस तरफ हमने लिखा डाइल्यूट सोल्यूशन, और डाइल्यूट सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा होता है, सॉल्वेंट मोर होता है। तो अब आप देखो कहां से कहां मूवमेंट होगी, मूवमेंट हमेशा वहां से वहां होगी, सॉल्वेंट जहां ज्यादा है वहां से जहां सॉल्वेंट कम है उस तरफ मूवमेंट होगी। तो होगा क्या, इस तरफ सॉल्वेंट ज्यादा है, मतलब इस तरफ सॉल्वेंट ज्यादा है, और परमिएबल, ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इससे सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही पास हो सकते हैं। तो ऐसे केस में होगा क्या, यहां से सॉल्वेंट मूव करेगा इस तरफ, क्योंकि इस तरफ जो है डाइल्यूट सोल्यूशन है, इस तरफ सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इस तरफ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूट की जहां कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां मूव करेगा, ठीक है, इसमें यहां। तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, ऑस्मोसिस हो जाएगी। और ये प्रोसेस अपने आप होता है अगर हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाएं। ऐसे प्रोसेस जो है नेचर में भी अपने आप होते हैं, ठीक है। नेचर में भी हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं, कहीं जो जो होते हैं ना हमारे प्लांट्स, वहां भी ये काम होता रहता है। अब आप यहां बताओ यहां कहां से कहां मूवमेंट होगी। ये हमने बीच में लगा दी है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इस तरफ हमने सोल्यूशन रखा है, इस तरफ हमने सॉल्वेंट रखा है। तो आपको पता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कौन मूव कर सकता है, सॉल्वेंट मूव कर सकता है। तो यहां से क्या होगा, इस तरफ सोल्यूशन है, इस तरफ सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट से इस तरफ मूवमेंट होगी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए ऑस्मोसिस में मूवमेंट कहां से कहां होती है, सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ मूवमेंट होती है। मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से निकल के सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं, और ये प्रोसेस अपने आप होती है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। तो एक बार ये पढ़ो, नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो मतलब ओवरऑल जो अपने आप फ्लो हो जाता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब देखो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, तो आप बोलोगे ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसमें से बड़े पार्टिकल्स जैसे सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते, सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। और डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, ये पूछा जा सकता है। लेकिन अभी भी हमारा काम नहीं हुआ क्योंकि हमें पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझाने के लिए, ठीक, मैं पहले ये साफ कर देता हूं पूरा, आप इसको लिख लो, फिर एक और अपरेटस बनाएंगे, फिर उस अपरेटस को यूज करके हम ऑस्मोटिक प्रेशर को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो हटा दें इसको, कोई भी प्रॉब्लम आती है टेलीग्राम पे मैं आपके लिए अवेलेबल हूं, हटा दें फिर आगे चलते। तो अब हम समझते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का कंसेप्ट। आपको अभी बहुत जल्दी ही समझ में आ जाएगा, अगर आपको ऑस्मोसिस समझ में आ गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी समझ में आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, स्टार्टिंग में एक डायग्राम बनानी है अपनी नोटबुक के ऊपर, ठीक है। तो डायग्राम है हमारी कुछ ऐसी, ये दो डंडे से ऐसे से ऐसे, ये अच्छे से बनाना आप, मेरी डायग्राम कभी भी अच्छी नहीं थी, ये कैसे बनाई मैंने, देखो बेकार लग रही, से ऐसे करो, ठीक। ये हमारी ये चीज है। फिर हम यहां से क्या करेंगे, से ऐसे करो, समझाने के लिए है सिर्फ। यहां से फिर हम ऐसे करते हैं, यहां से ऐसे करते हैं, से ऐसे करते हैं, से ऐसे। ये एक्चुअल में दो बर्तनों को हमने एक साथ जोड़ दिया है, ठीक। ये डायग्राम आपने बनानी है, ये देखो बिल्कुल अच्छी नहीं बन रही है, से करके ये, ठीक है, से ये। अब देखो, अब देखो ये थोड़ी सी, इसको थोड़ा सा पास करो, बैग किस्म की। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास एक बर्तन है, ये हमारे पास क्या है, एक बर्तन है। हम क्या करते हैं, यहां एक सोल्यूशन लेते हैं, इस साइड एक सोल्यूशन ले ली, एक बड़ा सा बर्तन है, बस जिस बर्तन को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है। अभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। ये हमारे पास सोल्यूशन है, इस बर्तन में इस साइड हमारे पास क्या है, सपोज एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है हमारे पास यहां। इसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स ज्यादा है और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थोड़े से, ठीक है। सपोज ये यहां तक भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है इसमें सोल्यूशन, ठीक है। ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक। देखो हमारा सोल्यूशन हो गया पूरा। अब दूसरा काम हमें क्या करना है,
इसको यहां लिख देना है कि ये हमारा यहां क्या है, सोल्यूशन है एक। ठीक है, अब देखो हमने यहां इस सोल्यूशन के ऊपर यहां एक लगा दी है फ्रिक्शनलेस पिस्टन। फ्रिक्शनलेस पिस्टन का मतलब होता है ए, क्या मतलब होता है पिस्टन का? आपने इंजेक्शन देखा है ना, इंजेक्शन लगाने वाली सिरिंज देखी है ना, सिरिंज, उसके बीच में ब्लैक कलर का एक पार्ट होता है जिसको हम, जो काम ऐसा करता है कि हम पीछे से प्रेस करते हैं तो वो प्रेशर क्रिएट करता है। प्रेशर क्रिएट करने की वजह से वो मेडिसिन हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाती है। उस ब्लैक कलर वाली चीज को बोलते हैं पिस्टन। और ये जो हमने यहां लगाई है ये क्या है, एक पिस्टन है। इस पिस्टन का काम क्या है यहां मैं आपको बताता हूं। देखो पिस्टन का काम यह है कि अगर यहां अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा, अगर अंदर का सोल्यूशन का प्रेशर बढ़ेगा तो ये पिस्टन अपने आप ऊपर चली जाएगी। अगर हम इसको ऊपर से प्रेस करेंगे तो अंदर का प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। मतलब ये फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन नहीं है इसमें बिल्कुल। इसको हम आसानी से प्रेस कर सकते हैं। अगर अंदर प्रेशर बढ़ गया तो ये आसानी से ऊपर भी जा सकती है। ये हमने एक पिस्टन लगा दी है। ठीक, अब देखो ये जो बीच में लाइन है ना, ये हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको आप बना दो। ये हमारी क्या है, ये हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है, मैं यहां लिख देता हूं यहां सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये। यहां से क्या हो सकता है, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, सोल्यूट पार्टिकल मूव नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो दूसरी तरफ हमने यहां ले लिया है अपना सॉल्वेंट। इसको हम ए को भर देंगे किससे, सॉल्वेंट से। ये पार्टिकल सारे किसके हैं, सॉल्वेंट के। ठीक है, देखो आपको भी ऐसे ही बनाना है समझने के लिए। और ये लास्ट लेंथी वीडियो है इस चैप्टर की, इसके बाद इस चैप्टर की कोई लेंथी वीडियो वाली है। ठीक है, देखो ये हमने यहां ले लिया सॉल्वेंट। ठीक, इसको मैं यहां लिख देता हूं, ये हमने क्या लिया यहां, सॉल्वेंट ले लिया है। और ये कुछ भी नहीं है, जैसे हमने एक बर्तन के दो पार्ट कर दिए थे वैसे ही ये एक बर्तन ही है, इसके हमने दो पार्ट कर दिए। ठीक है, ये हमारी एक नैरो ट्यूब है। इस ट्यूब का काम बस इतना है कि इसमें से हम सॉल्वेंट को अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, बस इतना काम है इसका। ठीक, जैसा हमने पहले बोला था ना कि बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखो, बर्तन को दो पार्ट में डिवाइड करो, सेम वैसा ही कंसेप्ट है। ठीक है, हमने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है, ठीक, और उसके बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी है, एक तरफ सोल्यूशन भर दिया है। ठीक, उसके ऊपर हमने पिस्टन लगा दी है। ठीक है, पिस्टन लगा दी है और इस तरफ हमने एक कंपार्टमेंट रखा है, इसमें सॉल्वेंट भर दिया। ठीक है, अब आप देखो कि अब आप कुछ थ्योरी लिखो फिर समझते हैं। देखो इतना तो आपको पता चल ही गया। ठीक है, अब आप लिखो कुछ थ्योरी। तो यहां आप पहला पॉइंट लिखो, अपरेटस कंसिस्ट्स ऑफ, मतलब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के लिए एक अपरेटस है। अपरेटस जो है कंसिस्ट्स ऑफ टू कंपार्टमेंट पार्ट, मतलब दो पार्ट्स हैं इसके, कंपार्टमेंट मतलब पार्ट। ठीक है, ठीक है, सेपरेटेड बाय, इससे सेपरेट हुए दोनों कंपार्टमेंट, खुद बोलो आप, सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल दो पार्ट से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट हुए हैं, बस थ्योरी लिखी है। जो अपरेटस हमने यहां लिखा है कंसेप्ट समझने के लिए बनाया है, इसके दो पार्ट से सेपरेट हुआ है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। ठीक है, अब देखो एक साइड इसके क्या है, एक कंपार्टमेंट में देखो वन ऑफ द कंपार्टमेंट is fitted with a narrow tube, एक नैरो ट्यूब लगी हुई है, नैरो ट्यूब, एंड कंटेन्स सॉल्वेंट। कुछ भी नहीं लिखा मैंने, बस यही लिखा कि एक पार्ट के अंदर एक नैरो ट्यूब लगी हुई है, इसमें सॉल्वेंट भरा हुआ है। ठीक है, वही लिखा है, एक पार्ट में सॉल्वेंट भरा हुआ है, दूसरे पार्ट में क्या भरा हुआ है,
द अदर कंपार्टमेंट, द अदर कंपार्टमेंट, ठीक है, इज फिटेड मतलब इसमें फिट हुआ है क्या, फिटेड विद, बोलो क्या फिट हुआ है दूसरे कंपार्टमेंट में, अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन, फ्रिक्शनलेस पिस्टन एंड कंटेन्स, इसमें क्या चीज भरी हुई है, एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है, कंटेन्स अ सॉल्यूशन, वही लिखा है मैंने जो मैंने बनाया है, ठीक। एक पार्टमेंट में सॉल्वेंट भरा हुआ है, ऊपर एक नैरो ट्यूब लगी हुई है जिससे हम सॉल्वेंट को इसके अंदर भर सकते हैं, ठीक। दूसरे पार्ट में हमारे पास सॉल्यूशन भरा हुआ है दूसरे कंपार्टमेंट में, और ऊपर एक पिस्टन लगी हुई है, और कैसी पिस्टन है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ठीक है। अब देखो होगा क्या, अब अगर आपके सामने ये चीज पड़ी हुई है तो आपको पता है यहां ऑस्मोसिस होने के चांसेस हैं, देखो एक तरफ सॉल्वेंट है एक तरफ सॉल्यूशन है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो लगी है यही सब कुछ करेगी। आपको पता है कि ऐसा कंपार्टमेंट अगर हमारे पास होगा, ठीक, तो ऐसे कंपार्टमेंट में ऑस्मोसिस होने के चांसेस हैं कि नहीं। आपको पता है ऑस्मोसिस क्या होता है, अपने आप जो मूवमेंट होती है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, मतलब यहां से यहां जो मूवमेंट होती है सॉल्वेंट की थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो क्या यहां ऑस्मोसिस होगी, तो होगी ऑस्मोसिस, पक्का होगी, क्योंकि इस तरफ सॉल्यूशन पड़ा है, ठीक है, इस तरफ सॉल्वेंट पड़ा है, तो बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स अपने आप इस मेम्ब्रेन से मूव करके यहां आएंगे, इस तरफ आएंगे। अब आप देखो जब सॉल्वेंट पार्टिकल यहां से यहां मूव करेंगे तो ये सिलेंडर पहले ही भरा हुआ है, ये पार्ट पहले ही भरा हुआ है, जब ये यहां से यहां मूव करेंगे तो इस तरफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, ये सॉल्यूशन जो है इस तरफ डाइल्यूट होता जाएगा, इस तरफ जो है क्वांटिटी बढ़ जाएगी। देखो जैसे सॉल्वेंट यहां से यहां मूव करेगा ना, यहां से सॉल्वेंट कम हो जाएगा, इस तरफ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स आ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो अब आप देखो जब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स यहां आ जाएंगे तो यहां तक आ जाएंगे, यहां तक बढ़ जाएंगे, क्योंकि मूव तो करेंगे ना, ऑस्मोसिस तो यहां होगी, सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे, मूव करने पे देखो यहां तक आ जाएंगे जब, तो इसके अंदर पार्टिकल्स, इस कंपार्टमेंट के अंदर पार्टिकल्स ज्यादा हो जाएंगे, तो ये जो फ्रिक्शनलेस पिस्टन है क्या ये यहां से अप मूव करेगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन जो है ये यहां से थोड़ी सी ऊपर मूव कर जाएगी। क्यों ऊपर क्यों मूव कर गई, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, अगर अंदर प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो ये अपने आप अप मूव करेगी। अब देखो यहां से पार्टिकल्स खत्म हुए, इस जगह आगे बढ़ गए, तो ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन अप मूव कर गई, ठीक है। ये क्यों मूव की आप, क्योंकि देखो आपसे अगर कोई पूछ ले यहां ये पिस्टन अप क्यों मूव की, ठीक है, इसलिए मूव की क्योंकि यहां ऑस्मोसिस हो गई। ऑस्मोसिस इसलिए हुई क्योंकि यहां हमने सिस्टम ही वैसा रखा है, हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई है, उस तरफ सॉल्वेंट डाला है, इस तरफ सॉल्यूशन डाला है, वो तो होगा ही होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो ऑस्मोसिस यहां होगी, तो ऑस्मोसिस होगी तो ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन जो है ये अपने आप ऊपर चली जाएगी, ठीक है। अब आप ये देखो कि अगर ये पिस्टन ऊपर चली गई, सपोज ये पिस्टन हम सोच रहे हैं कि ये पिस्टन और ऊपर चली गई, यहां तक चली गई, यहां तक चली गई, क्योंकि यहां ऑस्मोसिस हो गई, ठीक है। अब देखो ये पार्टिकल सॉल्वेंट के यहां से घट गए, यहां से घट गए, यहां तक चले आए, ऊपर तक, यहां तक चले आए इसमें, ठीक है, यहां से इधर मूव कर रहे हैं तो ये पिस्टन अप होती जाएगी, ऊपर होती जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं, कि जो पार्टिकल्स इस सॉल्वेंट के यहां से यहां मूव किए उनको क्या हम वापस भेज सकते हैं इस सॉल्वेंट के अंदर, तो जरूर भेज सकते हैं। मैंने आपको बताया था ये पिस्टन फ्रिक्शनलेस है, अगर मैं क्या करूं इस पिस्टन को ऊपर से दबाऊं तो क्या होगा, अगर मैं इस पिस्टन को ऊपर से दबाऊं तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी है, सॉल्वेंट के पार्टिकल यहां से यहां जो आ रहे हैं, ठीक है, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहां जो है ना फ्रिक्शनलेस पिस्टन है वो यहां से इधर आ रहे हैं, इसमें कुछ वो नहीं है, इसमें कोई आगे से उनको रुकावट नहीं है, वो तो आ रहे हैं क्योंकि ऊपर फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, वो यहां से इधर मूव कर रहे हैं, ये बेचारी ऊपर होती जा रही है। अगर मैं क्या करूं ऊपर से अपनी फिंगर उठाऊं या हाथ उठाऊं, ठीक है, ये हाथ से इसको इस फ्रिक्शनलेस पिस्टन को मैं प्रेस करूं, इस फ्रिक्शनलेस पिस्टन को मैं दोबारा यहां तक लेके आ जाऊं, दबा के यहां तक लेके आ जाऊं जहां पहले थी वहां, तो क्या ऐसा होगा कि सारे के सारे पार्टिकल्स सॉल्वेंट के जो यहां से यहां आए थे वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वापस चले जाएंगे इसी सॉल्वेंट में, ऐसा होगा ना, क्योंकि देखो सॉल्वेंट पार्टिकल यहां से यहां आ रहे हैं तो ये पिस्टन ऊपर हो रही है। अगर मैं क्या करूं इस पिस्टन के ऊपर से इसको दबाऊं, मतलब दबाने का मतलब है इसके ऊपर मैं प्रेशर एक्सर्ट करूं, प्रेशर का मतलब दबाव ही होता है,
अपनी लैंग्वेज में। अगर मैं इस पिस्टन को ऊपर से दबाऊं तो प्रेशर एक्सर्ट होगा, तो होने की वजह से क्या होगा, यहां इसके अंदर जो सॉल्वेंट के पार्टिकल यहां से यहां मूव किए थे, वो सॉल्वेंट के पार्टिकल इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होके वापस से इस सोल्यूशन में चले जाएंगे, ये वापस से यहां भर जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर से दबा के रखूं इसको, तो क्या सॉल्वेंट के पार्टिकल यहां से यहां आएंगे? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये कंटेनर पहले से ही भरा हुआ है। तो ये यहां से यहां इसलिए आ रहे थे कि ये पिस्टन अप हो रही थी। अब मैंने इस पिस्टन को ऊपर से प्रेशर लगा के पकड़ा हुआ है, दबाया हुआ है। अब ये सॉल्वेंट के पार्टिकल यहां से यहां नहीं आ सकते, क्योंकि इस कंटेनर में जगह ही नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? अब देखो, मैंने जब प्रेशर अप्लाई किया, इस पिस्टन को प्रेस किया, तो मैंने किया क्या एक्चुअल में? देखो, जब मैं पिस्टन को ऐसे छोड़ा था मैंने, तो पिस्टन ऊपर जा रही थी। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या हो रहा था, यहां ऑस्मोसिस हो रही थी। मतलब पिस्टन ऊपर इसलिए जा रही थी कि यहां से सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ पार्टिकल्स आ रहे थे, मतलब ऑस्मोसिस हो रही थी। जब मैंने यहां इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, इसको प्रेस किया, तो ऑस्मोसिस को मैंने स्टॉप कर दिया। देखो, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल यहां से यहां आ रहे थे, उनको मैंने वापस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अपनी जगह भेज दिया। कहां से? यहां से प्रेस किया, सारे के सारे सॉल्वेंट पार्टिकल जो यहां से यहां आए थे इस तरफ मूव हो गए। ठीक, तो मैंने क्या किया एक्चुअल में, मैंने ऑस्मोसिस को स्टॉप कर दिया। ऑस्मोसिस को स्टॉप कर दिया, और स्टॉप मतलब बंद कर दिया, ऑस्मोसिस होने से रोक दिया। ठीक, अब देखो मैंने स्टॉप कैसे किया, मैंने इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर अप्लाई करके सारे के सारे पार्टिकल्स को, सारे के सारे सॉल्वेंट पार्टिकल को अपनी जगह जहां से वो आए थे वहां भेज दिया, ऑस्मोसिस को रोक दिया। अब अगर मैं इस प्रेशर को यहां से अप्लाई करके रखता हूं तो ऑस्मोसिस नहीं होगी। ठीक, अब देखो, ये जो प्रेशर होता है, मिनिमम प्रेशर, जो हम अगर इस पिस्टन के ऊपर अप्लाई करें तो ऑस्मोसिस रुक जाए, ये कम से कम प्रेशर, इतना नहीं कि आपको पूरी पिस्टन को ही दबा देना है, यहां से सारे सॉल्वेंट को निकाल देना है, वैसा नहीं, वैसा नहीं। आपने जस्ट इस पिस्टन को दबाया, जहां पहले थी ये पिस्टन वहां तक पहुंच गई है। ठीक है, जस्ट इतना दबाया कि यहां से यहां तक पार्टिकल नहीं आ रहे, मतलब इस सॉल्वेंट से पार्टिकल यहां मूव अप नहीं कर रहे, जहां पहले पिस्टन थी वहां तक लेके आए। थोड़ा सा प्रेशर, मिनिमम प्रेशर अप्लाई करके, थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करके इसको प्रेस करके आपने दबाया, तो ऑस्मोसिस रुक गई। मतलब सॉल्वेंट के पार्टिकल अब सॉल्वेंट में आएंगे और सोल्यूशन के पार्टिकल अब सोल्यूशन में, ऑस्मोसिस नहीं हो रही। ठीक है, ये जो मिनिमम प्रेशर होता है जो आप यहां इस पिस्टन के ऊपर अप्लाई करते हो ऑस्मोसिस रोकने के लिए, इस मिनिमम प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस यहां हम कुछ मिनिमम प्रेशर अप्लाई करते हैं जिस प्रेशर से हम ऑस्मोसिस को रोक सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, आई होप आपको समझ में इतना आया होगा। अब देखो यहां कुछ हम लाइनें लिखते हैं। अब देखो, यहां मैंने बस इतना लिखा था कि दो कंपार्टमेंट हमने लिए, एक में सॉल्वेंट है एक में सोल्यूशन है, और कुछ नहीं लिखा था मैंने। अब आप एक लाइन और ऐड करो, यहां लाइन ऐड करो, ड्यू टू ऑस्मोसिस। यहां होगा क्या इसमें, ड्यू टू ऑस्मोसिस, मतलब अगर हम ऐसा कोई ऑपरेटर्स लेते हैं, ऑस्मोसिस होगी उसमें, और ऑस्मोसिस की वजह से देयर इज अ टेंडेंसी फॉर द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, देयर इज अ टेंडेंसी for the net flow of solvent from solvent to solution, मतलब अगर मैं ऐसा कोई ऑपरेटर्स बनाता हूं तो चांसेस ये होंगे कि यहां से सॉल्वेंट जो मूव करे सोल्यूशन की तरफ जाए। ठीक है, सोल्यूशन की तरफ जाए। ठीक है, सोल्यूशन की तरफ मूव करेगा। देखो यहां मैंने लिखा है कि यहां अगर ऐसे हम कंपार्टमेंट बनाएं, अगर आप बाद में इंग्लिश ये पढ़ोगे आपको पक्का समझ में आएगा, सिंपल लैंग्वेज है। देखो, ड्यू टू ऑस्मोसिस देयर इज अ टेंडेंसी फॉर द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट टू सोल्यूशन। सॉल्वेंट टू सोल्यूशन जो है, एक चांस है कि मूव करेगा सॉल्वेंट। ठीक है, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मतलब एक सेमी परमिएबल ब्रेन के थ्रू ये मूव करेगा, ये चांस है। अब देखो, एज अ रिजल्ट द पिस्टन will tend to move upward. As a result the piston will tend to move upward. देखो,
जब ये काम होगा, मतलब जब यहाँ ऑस्मोसिस होगी सॉल्वेंट से, जो पार्टिकल्स हैं वो सोल्यूशन की तरफ आएंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो पिस्टन अप जाएगी। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पार्टिकल ज्यादा होंगे, पिस्टन अप ऊपर की तरफ मूव करेगी, ठीक है। और यहां से क्या होगा, यहां से आप ऐसे मान लो कि यहां तक हमने सॉल्वेंट भरा था, तो सॉल्वेंट मूव करेगा इस तरफ अगर सॉल्वेंट मूव करेगा तो यहां से सॉल्वेंट का लेवल कम हो जाएगा, ठीक। तो आप वो भी लिख सकते हो, एज ए रिजल्ट द पिस्टन विल टेंड टू मूव अपवर्ड, ठीक है, एंड लेवल इन द नैरो ट्यूब विल फॉल, एंड लेवल इन द नैरो ट्यूब विल फॉल। होगा क्या, नैरो ट्यूब में जो सॉल्वेंट का लेवल है वो घट जाएगा, जैसे ही सॉल्वेंट इस तरफ मूव करेगा तो यहां से लेवल तो घटेगा ही, ठीक है। अब देखो आप एक लाइन ऐड करो, आपको समझ में आएगा। आप लिखो इफ सम suitable pressure is applied on the piston, piston अगर हम पिस्टन पे कुछ suitable pressure अप्लाई करें, ठीक है, the entry of solvent to the solution can be prevented, ठीक है। आगे लिखोगे and the level of solvent in the narrow tube will remain same, will remain constant, लिख लो will remain constant, ठीक है। ठीक, देखो आपको मैं एक बार फिर रिपीट कराता हूं, ठीक है। देखो सिंपल चीज है, कुछ भी नहीं है, ठीक, कुछ भी नहीं है। देखो ऐसा एक कंपार्टमेंट हमने लिया, तो आपको पता है यहाँ ऑस्मोसिस होगी, ऑस्मोसिस होने की वजह से यहाँ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सोल्यूशन की तरफ आ जाएंगे, तो सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे जब, तो ये पिस्टन अपवर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर हम कुछ प्रेशर इस पिस्टन के ऊपर लगाएं, ताकि इतना प्रेशर, मतलब ज्यादा प्रेशर नहीं, बस मिनिमम इतना प्रेशर लगाएं कि ये जो पिस्टन है ये अपनी जगह से हिले ना। तो अगर ये पिस्टन अपनी जगह से आप नहीं जाएगी, उधर ही रुकेगी, तो ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहां से यहां मूव नहीं करेंगे, ठीक। अगर ये पिस्टन पहले ऊपर चली गई है, हम इस पिस्टन को दोबारा से यहां तक लेके आएंगे, तो यहां से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल निकल के फिर से इधर चले जाएंगे, ठीक। तो यहां जो पहले लेवल था नैरो ट्यूब में वही लेवल रहेगा, तो ये पिस्टन यहां ही रहेगी, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहां से यहां मूव नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहां वही लिखा है, ठीक है। ये अगर आप लाइन पढ़ो, एज ए रिजल्ट द पिस्टन विल टेंड टू मूव अपवर्ड, मतलब जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करेंगे तो पिस्टन अपवर्ड मूव करेगी, एंड लेवल इन द नैरो ट्यूब विल फॉल, यहां नैरो ट्यूब से लेवल नीचे आ जाएगा पहले। फिर क्या होगा, इफ सम suitable प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन, अगर हम इस पिस्टन के ऊपर कुछ प्रेशर अप्लाई करें, द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट टू द सोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड, जो सॉल्वेंट की एंट्री हो रही है सोल्यूशन में उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। और जब हम इसको प्रेशर अप्लाई करेंगे तो सॉल्वेंट की एंट्री को हम प्रिवेंट कर देंगे, सॉल्वेंट को यहां आने से रोक देंगे, क्योंकि हमने पिस्टन के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया। अब यहां से यहां सॉल्वेंट इधर नहीं आ सकता, क्योंकि यहां जगह ही नहीं है। पहले क्यों आ रहा था, क्योंकि हमने प्रेशर अप्लाई नहीं किया था, पिस्टन अप जा रही थी, तो यहां जगह बन रही थी, इसलिए यहां सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहां आ रहे थे, ठीक है। तो अब अगर हम यहां इसको कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई करके रखें, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वापस से यहां चले जाएंगे और नैरो ट्यूब में लेवल उतना ही रहेगा, ठीक। तो वही लिखा है कि अगर हम कुछ सूटेबल प्रेशर अप्लाई करें पिस्टन के ऊपर, तो सॉल्वेंट की एंट्री जो है सॉल्यूशन के अंदर उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो उस टाइम क्या होगा, लेवल ऑफ द सॉल्वेंट इन द नैरो ट्यूब विल रिमेन कांस्टेंट, उस टाइम इस नैरो ट्यूब में जो सॉल्वेंट का लेवल पहले था वही रहेगा, ठीक है, वही रहेगा। अब देखो, अब आपको लिखनी है डेफिनेशन ऑस्मोटिक प्रेशर की। मैंने आपको बताया अब वो मिनिमम प्रेशर जो हम यहां इस पिस्टन के ऊपर अप्लाई करें कि सॉल्वेंट की एंट्री रुक जाए, मतलब सॉल्वेंट की एंट्री यहां ना हो, मतलब ऐसा भी बोल सकते हो कि ऑस्मोसिस ना हो, ऑस्मोसिस रुक जाए, उस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर।
ठीक, अब आप यहां एक लाइन लिखो, द मिनिमम एक्सेस प्रेशर, द मिनिमम excess pressure, the minimum excess pressure that has to be applied on the solution, that has to be applied on the solution, that has to be applied on the solution, ठीक है, to prevent the entry of, to prevent the entry of solvent, ठीक है, to prevent the entry of solvent into the solution, solvent the solution, ठीक है, ठीक है, through the semi permeable membrane, through the semi permeable membrane, semi permeable membrane is called osmotic pressure, ठीक है, ये आपको मैंने लिखवा दी। अब आप इस लाइन को पढ़ो, देखो आपको समझ में आएगा। मैंने आपको बताया यहां जो मिनिमम प्रेशर अप्लाई करेंगे ताकि सॉल्वेंट की एंट्री रुके, बस सॉल्वेंट की एंट्री रुक जाए, सॉल्वेंट इसमें ना आए, सॉल्वेंट जहां था वहां ही रहे, उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो मैंने यहां लिखा है द मिनिमम एक्सेस प्रेशर दैट हैज टू बी अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन। देखो ये सोल्यूशन के ऊपर ही हम प्रेशर अप्लाई करेंगे ना, यहां से पिस्टन से, ठीक है। जैसे सपोज इंजेक्शन है, इंजेक्शन नहीं सिरिंज होती है जो, उससे उसको हम दबाएं तो प्रेशर अप्लाई होता है ना, वही चीज यहां है, ठीक। तो मिनिमम एक्सेस प्रेशर दैट हैज टू बी अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन के ऊपर वो कम से कम प्रेशर जो हम अप्लाई करें टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सोल्यूशन, ताकि सॉल्वेंट की एंट्री जो सोल्यूशन में हो रही है वो प्रिवेंट हो जाए, वो रुक जाए थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब जो सॉल्वेंट की एंट्री सोल्यूशन में हो रही है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, वो एंट्री रुक जाए, उस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। या फिर इसकी एक और सिंपल डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो, और द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, ये लिखो, ये लिखो, द मिनिमम प्रेशर ठीक है, द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन, अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन, ऑन द सोल्यूशन, ठीक है, टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, स्टॉप द ऑस्मोसिस, ठीक है, इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। लिखो, इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। मुझे उम्मीद है आपको ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आया होगा। देखो हमने लिखा, हमने समझ भी लिया कि यहां इसके ऊपर जो कम से कम प्रेशर हम अप्लाई करें कि सॉल्वेंट की एंट्री रुक जाए। सॉल्वेंट की एंट्री रुकने का मतलब है ऑस्मोसिस रुकना, ठीक। ऑस्मोसिस देखो ना, ऑस्मोसिस होता ही यही है, सॉल्वेंट की एंट्री यहां होती है, उसको हम रोक देंगे तो ऑस्मोसिस को रोकना ही हो गया, ठीक। तो यहां हमने लिख दिया द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन के ऊपर वो कम से कम प्रेशर, मिनिमम प्रेशर अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन के ऊपर वो कम से कम प्रेशर जो हम अप्लाई करें टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, ताकि ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाए, मतलब सॉल्वेंट की एंट्री यहां ना हो, उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। और आपको ऐसी डायग्राम देके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर कहां लग रहा है, तो आप ये बोलोगे कि इस पिस्टन के ऊपर, या फिर अगर पिस्टन ना हुई तो सोल्यूशन के ऊपर वो प्रेशर जो हम लगाएं कि ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहां से यहां मूव ना करें, ऑस्मोसिस रुक जाए, ऐसे प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये मैं बात कर रहा हूं मिनिमम प्रेशर की, कम से कम प्रेशर जो सिर्फ ऑस्मोसिस को रोक दे, ठीक है, ऐसे प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक। अब देखो अगर मैं क्या करूं, यहां पिस्टन लगा के उसको जोर से दबाऊं, पिस्टन को मैं यहां से जोर से दबा के यहां तक लेके आ जाऊं पिस्टन को, तो ये सारे पार्टिकल कहां इकट्ठे हो जाएंगे, यहां। अब मैंने प्रेशर बहुत ज्यादा लगा दिया, अब ये जो ज्यादा प्रेशर है ये बहुत ज्यादा प्रेशर है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं है, ठीक। अब अगर मैं ये ज्यादा प्रेशर लगाता हूं तो क्या होगा,
ठीक, आप देखो यहां क्या है, यहां क्या है, यहां भरा हुआ है सोल्यूशन। आपको पता है सोल्यूशन में क्या होता है, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, ये होता है। तो अगर मैं मिनिमम प्रेशर लगा रहा हूं तो जो सॉल्वेंट यहां से यहां मूव कर रहा था वही यहां से यहां मूव करेगा, तो ऑस्मोसिस रुक जाएगी। लेकिन अगर मैं एक्सेस प्रेशर लगा रहा हूं, बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहा हूं सोल्यूशन के ऊपर, तो यहां सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी है, तो इस सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट यहां से निकल के बाहर आ जाएगा, सोल्यूशन के अंदर से सॉल्वेंट निकल के बाहर आ जाएगा। और यहां सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है वो यहां सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से निकल के इस तरफ आ जाएगा और यहां से बहना स्टार्ट हो जाएगा बाहर। ऐसा होगा कि नहीं? देखो इस तरफ सोल्यूशन है, उसके अंदर हम बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने से यहाँ सोल्यूशन के बीच में जो सॉल्वेंट है वो भी निकल के यहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से निकल के यहाँ सॉल्वेंट की तरफ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई करो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सॉल्यूट तो नहीं निकलेगा, सॉल्वेंट ही निकलेगा। तो ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने से क्या होता है, यहां से सॉल्वेंट निकल के यहां चला जाता है। ठीक, अब देखो पहले सॉल्वेंट यहां से यहां मूव कर रहा था तो उसको हम बोल रहे थे ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस। अब हमने इतना प्रेशर अप्लाई कर दिया कि यहां सोल्यूशन से जो सॉल्वेंट है वो निकल के उस तरफ जा रहा है और यहां से उड़ के चला गया बाहर। ठीक, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, जो हमने जबरदस्ती कराई, हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया इस सोल्यूशन के ऊपर, और बीच में लगी है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सोल्यूशन में सॉल्वेंट भी होता है, सोल्यूट भी होता है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सोल्यूशन से निकल के इस सॉल्वेंट में चले जाएंगे और यहाँ लेवल इतना बढ़ जाएगा कि यहाँ से सॉल्वेंट इधर चला गया, यहाँ लेवल बढ़ जाएगा तो यहाँ से सॉल्वेंट बाहर आ जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब देखो ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस है ये पानी को साफ करने में यूज होता है। पानी को साफ करने का मतलब है समुद्र के पानी से नमक को निकालने के लिए ये प्रोसेस यूज होती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। कैसे, सपोज यहाँ ये नमकीन पानी रखते हैं, पहले समुद्र का नमक वाला पानी यहाँ रखते हैं। नमक वाले पानी का मतलब है वो साल्ट और वाटर का सोल्यूशन है, उसको यहाँ रखा, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया बहुत ज्यादा। ठीक, तो बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई, यहाँ से बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया, तो जो सिर्फ सॉल्वेंट है, जो सिर्फ पानी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से निकल के इस तरफ चला जाएगा, इस तरफ सिर्फ साल्ट बच जाएगा। ये प्रोसेस वहां अप्लाई होता है डिसैलिनेशन ऑफ वाटर पे। ठीक, रिवर्स ऑस्मोसिस अप्लाई होता है। मुझे उम्मीद है आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो अब आप एक लाइन और लिख लो फिर आगे चलते हैं। ठीक, अभी तो आपको पता चल गया ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोसिस स्टॉप करने के लिए जो प्रेशर यूज होता है उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करें क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगी। यहां सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है वो भी निकल के सॉल्वेंट की तरफ चला जाएगा। ठीक है, पहले अच्छा, अब आप एक लाइन लिख लो, जो मैंने आपको बोला है वही लाइन है। आप लिखो कि इफ अ प्रेशर हायर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, इफ अ प्रेशर higher than the osmotic pressure is applied on the solution, is applied on the solution। अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर को अप्लाई करेंगे सोल्यूशन के ऊपर तो क्या होगा, the solvent will flow, the solvent will flow from the solution, ठीक है, to into the pure solvent, ठीक है। आप बोलोगे नहीं आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, सल्यूट क्यों नहीं जा रहा, तो आपको पहले ही बता दिया यहां सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई है, वहां से सल्यूट पार्टिकल मूव कर ही नहीं सकते, उसमें से सिर्फ सॉल्वेंट ही मूव कर सकता है। ठीक, तो सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ सॉल्वेंट मूव करेगा थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आगे लिखोगे थ्रू द सेमी परमिएबल through the semi-permeable membrane. This process is called reverse osmosis। यहां लिखोगे this process is called reverse osmosis। इस प्रोसेस को बोलते हैं
रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखो यहां मैंने वही लिखा है जो मैंने आपको बताया, इफ अ प्रेशर हायर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन, अगर इस सोल्यूशन के ऊपर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, इधर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी है, सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम सोल्यूशन इनटू द प्योर सॉल्वेंट, तो जो सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट होगा वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा सोल्यूशन से इस सॉल्वेंट की तरफ। इस तरफ प्योर सॉल्वेंट था ना, इस तरफ सोल्यूशन था, तो सोल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ सॉल्वेंट मूव करना स्टार्ट कर देगा थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, अब आप एक पॉइंट लिखोगे कि रिवर्स ऑस्मोसिस यूज कहां होती है, मैं यहां लिख देता हूं, रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड इन डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। ठीक है, लिखो रिवर्स ऑस्मोसिस is used in desalination of sea water, समुद्र के पानी से नमक को हटाने के लिए यह प्रोसेस यूज की जाती है। और एंड इन सम होम वाटर प्यूरिफायर्स, घर के अंदर वाटर प्यूरिफायर लगे होते हैं ना, वहां भी ये प्रोसेस यूज होती है। आपने सुना होगा कि घर के अंदर आरओ लगा है, आरओ का मतलब है रिवर्स ऑस्मोसिस होती है उसमें। ठीक है, आरओ का मतलब यही होता है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो रिवर्स ऑस्मोसिस जो है ना उसको आरओ बोलते हैं। तो आपको पता है आरओ जो, देखो यहां मैंने लिखा है रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड इन डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, समुद्र के पानी से नमक को हटाने के लिए। अगर समुद्र का पानी यहां डालेंगे तो वो उसमें नमक होता है, तो वो एक सोल्यूशन है, उसके ऊपर हम अगर एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो समुद्र के पानी का नमक जो है वो सल्यूट है, वो यहां ही रह जाएगा, यहां से सॉल्वेंट है जो वाटर है वो यहां से निकल के यहां साफ पानी यहां से बाहर आ जाएगा। ठीक, तो वो कैसे होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस से। और यही सेम प्रोसेस जो घर में वाटर प्यूरिफायर लगे होते हैं वहां भी होता है, किसी में। हर कोई वाटर प्यूरिफायर आरओ बेस नहीं होता है, कुछ वाटर प्यूरिफायर होते हैं जो आरओ बेस पे काम करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस के बेस पे। तभी हम बोलते हैं ना कि घर में आरओ लगा है। आरओ का मतलब हो गया कि ऐसा वाटर प्यूरिफायर लगा है जिसमें रिवर्स ऑस्मोसिस होती है। उसमें भी वही काम होता है, एक सिलेंडर ऐसा होता है, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई होता है तो वहां से साफ पानी बाहर चला जाता है, जो गंद होता है उसमें जो सल्यूट जो कुछ होता है वो यहां ही रह जाता है। ठीक, यहां मैंने लिखा है ये डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर में और कुछ होम प्यूरिफायर में, होम वाटर प्यूरिफायर में भी यूज होती है रिवर्स ऑस्मोसिस। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपको मैं एक चीज और बता देता हूं यहां ही, फिर हम आगे ऑस्मोटिक प्रेशर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक, देखो ये टेक्स्ट बुक पे एक चीज लिखी हुई है, देखो जो रिवर्स ऑस्मोसिस होती है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस करने के लिए ये जो मेम्ब्रेन यहां हम यूज कर रहे हैं ये बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, और वाटर प्यूरिफिकेशन में यहां जो ये रिवर्स ऑस्मोसिस, देखो वाटर प्यूरिफिकेशन में जब हम रिवर्स ऑस्मोसिस यूज करते हैं ना, तो आपको पता है अगर हम यहां बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये मेम्ब्रेन अच्छी खासी होनी चाहिए ताकि ये मेम्ब्रेन ब्रेक ना हो। ठीक है, मेम्ब्रेन ब्रेक ना हो। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि वाटर प्यूरिफिकेशन जब हम करते हैं या समुद्र का पानी साफ करते हैं बड़ी बड़ी किसी फैक्ट्री में या कहीं भी, या फिर घर में वाटर प्यूरिफायर जो लगाते हैं, वहां उन वाटर प्यूरिफायर के अंदर जो अगर वो आरओ बेस्ड हैं तो उनके अंदर जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ये किसकी बनी होती है वो आपको याद रखना है। ये बनी होती है सेलुलोज एसीटेट की। सिर्फ वाटर प्यूरिफायर के अंदर की बात हो रही है, ये मेम्ब्रेन बनी होती है सेलुलोज एसीटेट की, और ये एक सपोर्ट के ऊपर रखी होती है, एक सपोर्ट देके इसको रखा होता है। ये याद रखना, वाटर प्यूरिफायर के अंदर या फिर जहां समुद्र का पानी हम साफ करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस से, तो वहां ऐसी जो मेम्ब्रेन, वहां जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वो अच्छी खासी स्ट्रांग होनी चाहिए, वो होती है सेलुलोज एसीटेट की। ठीक है, सेलुलोज एसीटेट की। ठीक है, ये याद रखना, सेलुलोज एसीटेट। ठीक है, ये यूजुअली देखो, ये आप ऐसा बोल सकते हो कि जो समुद्र का पानी जहां साफ होता है ना, समुद्र का पानी जहां साफ होता है तो वहां रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस जहां होती है वहां ज्यादातर स्पेशली वहां ये सेलुलोज एसीटेट की लेयर, मतलब सेलुलोज एसीटेट की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज होती है। समुद्र के पानी की डिसैलिनेशन करते हैं, वहां साल्ट रिमूव करते हैं, वहां ये सेलुलोज एसीटेट की
मेम्ब्रेन यूज होती है, ठीक। क्योंकि ये सेलुलोज एसिडेट की मेम्ब्रेन ऐसी होती है जिससे सिर्फ पानी पानी बाहर निकलता है, बाकी सारी इंप्यूरिटीज यहां ही रुक जाती है, ठीक। ये याद रखना, इस बेस पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक। डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किस मटेरियल की बनी होती है, तो वो सेलुलोज एसिडेट की, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ये सब कुछ हमारा क्लियर हो गया, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। अब हमें देखना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वो कैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बिल्कुल सिंपल है, इसको करते हैं साफ, ठीक। बस अभी तो आप कर ही लोगे, कुछ है ही नहीं अभी, ठीक है। इसको करते हैं साफ, आप लिख लो अच्छे से, कोई भी प्रॉब्लम आती है पूछ सकते हो, कर लो, लिख लो, फिर चलते हैं। तो अभी देखो हम एक लाइन ऐड करते हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर एज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें दिखाती है, ठीक। तो देखो जैसे हमने पहले देखा था कि जो सारी ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो किसी ना किसी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती हैं, कोई मोल फ्रैक्शन पे, कोई मोलैलिटी पे। तो इसी तरह यहां भी आप एक पॉइंट लिखोगे कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, लिखो ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, इज osmotic pressure is denoted by pi, denoted by pi। osmotic pressure को pi से डिनोट किया जाता है, ठीक है। and is found to be and is found to be and is found to be directly proportional to found to be directly proportional to directly proportional 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 to found to be directly proportional to molar concentration, molar concentration, concentration जिसको हम यहां C से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन को हम मोलैरिटी बोलते हैं, ये याद रखना। मोलर कॉन्सेंट्रेशन देखो, मोलर मोलैरिटी से निकला है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। एंड टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर मतलब एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव हुआ है, एक्सपेरिमेंट करके ये देखा गया है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूशन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे, जिसको हम C से डिनोट करेंगे यहां, इसको रिप्रेजेंट पाई से करते हैं। मोलर कॉन्सेंट्रेशन C पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है। तो आप ऐसा लिख सकते हो, हेंस ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C होता है और पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। इन दोनों को इकट्ठे करके लिखें तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CT होता है, ठीक है, ठीक है, ऐसा होता है। अब देखो ये C यहां मोलैरिटी है, बस हमने इसको डिनोट अलग तरीके से किया है क्योंकि जैसा बुक पे वैसा हमें करना है। C यहां मोलर कॉन्सेंट्रेशन है और ये C यहां मोलैरिटी है, ठीक, और T यहां टेम्परेचर है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को यहां से हटाएंगे तो इज इक्वल टू आएगा RCT आएगा। अब ये R एक कांस्टेंट है यहाँ, ये कांस्टेंट पहले 11th क्लास में एक चैप्टर होता था, गैस वाला चैप्टर है ना, उसमें था स्टेट्स ऑफ मैटर, वहां आप पढ़ते थे गैसियस स्टेट, वहां एक कांस्टेंट होता था जिसको बोलते थे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो वो होता था R। तो ये R वही गैस कांस्टेंट है, तो आप यहां लिखोगे R इज गैस कांस्टेंट, ये गैस कांस्टेंट है यहां, लेकिन इसको इधर जो है सोल्यूशन कांस्टेंट बोला जाता है, यहां इस इक्वेशन में सोल्यूशन कांस्टेंट बोला जाता है, ठीक है। और C यहां मोलैरिटी है, C यहां मोलैरिटी है, ठीक है, मोलैरिटी है, और T यहां जो है T इज इक्वल टू यहां टेम्परेचर है, ठीक है। ये आपको यहां याद रखना है कि यहां ये चीजें क्या है। तो पाई इज इक्वल टू CRT जो है, ये एक इक्वेशन निकल के आ गई है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, ठीक है। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो, ठीक। पाई इज इक्वल टू RCT लिखो या CRT, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, यहां लिखोगे एज C इज मोलैरिटी, ठीक है, हमें पता है C इज मोलैरिटी है, और मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, मोलैरिटी क्या होता है, यही होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ये होता है। तो C इज इक्वल टू मोलैरिटी है, तो C इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स को N से रिप्रेजेंट करते हैं डिवाइडेड बाय वॉल्यूम लीटर में, तो N बाई V होगा, C इज इक्वल टू N बाई V होगा, ठीक है।
तो यहां वेर, यहां आप लिख सकते हो वेर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट, ठीक है। एंड v क्या है, v वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, v इज इक्वल टू क्या है यहां, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, और कहां ये लीटर में, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है लीटर में, ठीक है। अगर c इज इक्वल टू एन बाई वी है तो इसको अगर मैं यहां पुट करूंगा तो क्या मैं ये लिख सकता हूं पाई इज इक्वल टू आर, ठीक है। या आप एक काम करो, आर को रहने दो, सी को पहले लिख सकते हैं, आर को बाद में भी लिख सकते हैं, एक ही चीज है। तो अगर सी की वैल्यू एन बाई वी है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं पाई इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी, ऐसे लिख सकता हूं ना। सी की जगह हमने पुट कर दिया एन बाई वी, तो एन बाई वी आर टी जो पहले इधर था वही है, बस आगे पीछे करके लिख दिया, पाई इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी लिख दिया, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, कुछ भी नहीं है इतने में, ठीक है। अच्छा, अब देखो आगे, अब मैं क्या कर सकता हूं, पाई को वी से क्रॉस मल्टीपल कर सकता हूं, तो क्या आएगा पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, क्या आ सकता है, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी आ सकता है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। अब देखो ये जो इक्वेशन होती है पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी जो इक्वेशन होती है, इस इक्वेशन का एक नाम होता है, इसको बोलते हैं वेंट हाफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। इस इक्वेशन को बोलते हैं VAN कॉमा डाल के टी, वेंट हाफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, ठीक है। इस इक्वेशन को बोलते हैं वेंट हाफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, यहां से आपको पता चल जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन नेचर ऑफ सल्यूट पे डिपेंड नहीं करता है, सल्यूट पे डिपेंड करता है। देखो सल्यूट पे डिपेंड कर रहा है ना, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट है, तो पाई मोल्स ऑफ सल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सल्यूट की अमाउंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन सल्यूट के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। इस इक्वेशन से कोई पता नहीं चल रहा कि सल्यूट का नेचर क्या है, बस इतना पता चल रहा है कि सल्यूट है, सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, सल्यूट के अमाउंट कितनी है, ठीक। तो इसका मतलब हम यहां से बोल सकते हैं कि ये जो है ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक। देखो आप यहां से इस इक्वेशन को आप 2 भी मान सकते हो, या फिर आप सीधा इक्वेशन फर्स्ट से भी बता सकते हो। इस इक्वेशन को 2 भी मान सकते हो, और यहां से आप बोल सकते हो, एक लाइन यहां नीचे की तरफ आप ऐड करना, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इट इज क्लियर दैट ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सल्यूट, ठीक है, एंड नॉट ऑन नेचर ऑफ सल्यूट, या फिर लिख लो डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सल्यूट एंड नॉट ऑन नेचर ऑफ सल्यूट, ठीक है। सल्यूट मतलब ये नेचर ऑफ सल्यूट पे डिपेंड नहीं करता, हेंस इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हेंस इस वजह से ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हमें इक्वेशन फर्स्ट से भी ये पता चल सकता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर पाई जो है वो सी पे डिपेंड कर रहा है, सी मतलब मोलैरिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन या फिर अमाउंट ऑफ सल्यूट, उस पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट इक्वेशन से भी पता चलता है। लेकिन यहां से तो सीधा चल रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर पाई जो है वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पे, मतलब सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंड कर रहा है, बाकी चीजों पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन नेचर ऑफ सल्यूट पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं वो हमें नहीं पता चलता, मतलब नेचर ऑफ सल्यूट पे ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता ही नहीं, ठीक। तो इस वजह से ये मैंने यहां लिखा है कि इक्वेशन सेकंड से ये पता चल रहा है, क्लियर है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इस पे डिपेंड कर रहा है, अमाउंट ऑफ सल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ सल्यूट पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिर्फ अमाउंट ऑफ सल्यूट पे डिपेंड करें, नेचर ऑफ सल्यूट पे डिपेंड ना करें, ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टीज को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी वैसी ही प्रॉपर्टी है, ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और फार्मूला क्या होता है इसका, पाई इज इक्वल टू CRT, जहां C मोलैरिटी है, ठीक, R गैस कांस्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा।
आप आर के यूनिट भी यहाँ निकाल सकते हो, लेकिन कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कहीं प्रीवियस ईयर में होगा तो हम निकालेंगे, ठीक है। यूनिट तो निकाल ही सकते हो आप। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर का भी यूनिट निकाल सकते हो, ठीक है से, लेकिन कोई वो नहीं है। प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर एक किस्म का प्रेशर है ना, तो इसकी यूनिट प्रेशर जैसे ही होंगे, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हमने डिटरमाइन करना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक। तो इससे भी हम वो करेंगे। तो आप नेक्स्ट यहां लाइन लगा के लिख लो, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मैं यहां से इसको कॉलम बनाता हूं ऐसे। तो अब आप यहां हेडिंग डालो अपनी, नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करके, ऑस्मोटिक प्रेशर प्रॉपर्टी से कैसे हम मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये कैसे हो सकता है? तो कुछ भी नहीं है, आप बहुत ही आसानी के साथ इसको कर सकते हो, ठीक। अब आप देखो, ये इक्वेशन हमने लिखी है, पाई v इक्वल टू nRT। तो बस इसको आप लिखो यहां, देखो, अकॉर्डिंग टू वेंट हाफ इक्वेशन जो हमने बनाई थी अभी फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, ठीक है, जो हमने अभी बनाई थी वो थी हमारी पाई v इज इक्वल टू nRT। ये हमने बनाई थी अभी इक्वेशन। अब देखो, इस इक्वेशन में पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, v वॉल्यूम में, r गैस कांस्टेंट या फिर सोल्यूशन कांस्टेंट है, t टेम्परेचर है, n नंबर ऑफ मोल्स हैं। और आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट। देखो, ये मोल सॉल्यूट के मोल्स हैं। अभी हमने यहां देखा ना, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं। तो n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं, तो मोल्स का फार्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो अगर हम यहां बोलें कि सॉल्यूट हमारा क्या है, सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट को हम W2 से रिप्रेजेंट करें, जो हम पहले भी करते आ रहे हैं, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को हम M2 से रिप्रेजेंट करें। तो n की जगह हम W2 अपॉन M2 लिख सकते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, पाई v इज इक्वल टू n की जगह मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, n मोल्स होते हैं तो W2 अपॉन M2 लिख सकते हैं, ठीक है, RT लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये आप ऐसे ही लिखना वहां, अगर एग्जाम में आ गया कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आप ऐसे ही करोगे, ठीक है। आपने सिर्फ ये लेनी है इक्वेशन लेनी है, दैट्स इट। n की वैल्यू पुट कर लेनी है, n होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर होते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट को W2 से रिप्रेजेंट किया, मोलर मास को M2 से रिप्रेजेंट किया, बस W2 को अपॉन M2 को उठा के n की जगह लिख दिया, दैट्स इट। अब आप यहां से M2 की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, M2 की वैल्यू निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। M2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहां से देखो, क्रॉस मल्टीपल करो इसको, M2 है ये, ठीक है, M2 ही कर लो, ठीक है, M2 रखा है तो आप इसको B भी लिख सकते हो। देखो, W अगर आपने सॉल्यूट को B माना है, स्टार्टिंग में सॉल्यूट को B माना है तो WB भी लिख सकते हो। अगर आपने सॉल्यूट, देखो ना, ये सॉल्यूशन की बात हो रही है, यहाँ अगर सॉल्वेंट है, यहाँ अगर सॉल्यूट है, तो अगर आपने सॉल्वेंट को 1 माना है, सॉल्यूट को 2 माना है, ठीक है, तो तब आप W2 अपॉन M2 लिखना। अगर आपने सॉल्वेंट को A माना है, सॉल्यूट को B माना है, तो WB अपॉन MB भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो आपको पता तो है ये कि W2 क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट है, ठीक। तो M2 इंटू पाई V करेंगे इज इक्वल टू W2 इंटू RT करेंगे। अब यहां से हमें M2 चाहिए, तो M2 किसके बराबर होगा, M2 इज इक्वल टू W2 इंटू RT डिवाइडेड बाई पाई इंटू, ठीक, ये होगा, ये निकल जाएगा हमारा यहां से मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इस इक्वेशन का यूज करके हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यहां से निकाल सकते हैं। ये सारा कुछ आपको दिया होगा वहां क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, वॉल्यूम, ये ऑस्मोटिक प्रेशर दिया होगा, मास ऑफ सॉल्यूट दिया होगा, ठीक है, R की वैल्यू भी दी होगी, T सब कुछ दिया होगा, M2 आपको निकालना होगा, ठीक है। ये इक्वेशन यूज करके हम कर सकते हैं, ठीक। तो आप यहां इस इक्वेशन के सामने लिखोगे, दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड
कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर से मोलर मास को निकालने के लिए ये इक्वेशन हेल्पफुल होती है। ठीक, आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अब देखो एक लाइन में और लिखाता हूं आपको कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर से मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास डिटरमाइन करना होता है, ये कैसे मॉलिक्यूल्स का मोलर मास हम यहां से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आपकी टेक्स्ट बुक में ही एक लाइन लिखी है, वो आप भी लिख लो। ठीक, तो यहां एक लाइन आप लिख सकते हो कि दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड। लिखो दिस मेथड, मतलब ये मेथड होता है, दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड to determine the molar masses of proteins, molar masses of proteins, polymers and other मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, ठीक, तो ये लाइन आपको याद रखनी है कि ये जो मेथड होता है ऑस्मोटिक प्रेशर से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना, ये यूज कहां होता है ज्यादातर? ये यूज होता है टू डिटरमाइन द मोलर मासेस ऑफ प्रोटीन्स, पॉलीमर्स एंड अदर मैक्रोमॉलिक्यूल। देखो ये प्रोटीन क्या होते हैं, ये चीजें कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ये आप 12th में बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ोगे। तो देखो ये जो प्रोटीन होते हैं या फिर पॉलीमर होते हैं या फिर मैक्रोमॉलिक्यूल होते हैं, ये सारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, इनको यूजुअली मतलब इसमें आ जाते हैं यूजुअली सारे के सारे बायोमॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, हार्मोन्स हो गए ना, बड़े बड़े मॉलिक्यूल। तभी यहां लिखा है मैक्रोमॉलिक्यूल, मैक्रो का मतलब होता है बड़े मॉलिक्यूल्स। इन बड़े मॉलिक्यूल्स का जो मोलर मास है वो यहां इस मेथड का यूज करके कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, बड़े मॉलिक्यूल जैसे बायोमॉलिक्यूल होते हैं ना, बायोमॉलिक्यूल्स आपने 11th में पढ़ा होगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए, हार्मोन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए ना, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, इनको मैक्रोमॉलिक्यूल भी बोलते हैं। ठीक, तो आप ये याद रखना कि ये जो मेथड है, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर से मोलर मास डिटरमाइन करने का मेथड है, ये ज्यादातर कहां यूज होता है? मोलर मासेस ऑफ प्रोटीन का, पॉलीमर्स का। देखो प्रोटीन तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, पॉलीमर भी जो होते हैं वो भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। पॉली का मतलब होता है मेनी, मर का मतलब होता है यूनिट। ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जहां छोटे छोटे बहुत सारे यूनिट जुड़ के वो मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक, तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ये, मतलब जिनमें बायो मॉलिक्यूल आ जाते हैं। तो आप बोलोगे ये मेथड प्रोटीन, पॉलीमर और बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का मोलर मास डिटरमाइन करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो बायोमॉलिक्यूल वगैरह होते हैं ना, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, ये टेम्परेचर से ब्रेक हो जाते हैं। अगर मतलब यहाँ अगर इनको टेम्परेचर मिले या हीट करें तो ये ब्रेक हो जाते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर में ज़्यादा हीट का चक्कर नहीं होता, इसलिए बड़े मॉलिक्यूल जो होते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल, उनका मोलर मास इस मेथड से डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ तक ही है हमारा ये टॉपिक, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला, ऑस्मोटिक प्रेशर एज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर इतना आपको समझ में आ गया तो एक लाइक आप इस लेक्चर को पक्का करना। ठीक, अभी देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक पे दी हैं, वो कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा और क्वेश्चंस कराऊंगा, दैट्स इट, फिर हमारा लेक्चर खत्म। ठीक, हटा देते हैं इसको, आप अच्छे से लिख लो, फिर आगे चलते हैं। तो अभी हमारा लास्ट टॉपिक जो रह गया है, ठीक है, पढ़ लो, इसको भी खत्म हो जाएगा। यहां से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, तो देखो यहां हमारा कंसेप्ट है, आपने पहले भी पढ़ा है, ये 3 किस्म के जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, एक होते हैं हाइपोटोनिक, एक होते हैं आइसोटोनिक, एक होते हैं हाइपरटोनिक। ठीक, उनके बारे में हमें कुछ ना कुछ स्टडी करनी है। तो आपकी टेक्स्ट बुक से ही उठा के मैंने ये कुछ लाइनें लिखी हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपको ये समझानी चाहिए, एग्जाम में आ सकती हैं। ठीक है, तो अब देखो ये भी ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पे होती हैं। यहां लिखा है 2 सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब 2 सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो। सपोज एक सॉल्यूशन मैंने यहां रखा है, एक सॉल्यूशन मैंने यहां रखा है। ठीक है, इन दोनों का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, ठीक, एट अ गिवन टेम्परेचर,
आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। दो सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं ये दोनों आपस में आइसोटोनिक हैं। आइसोटोनिक का मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे। ठीक है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं दो सॉल्यूशंस जिनमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट या फिर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन अगर इक्वल है तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ये याद रखना। ठीक, तो आप यहां पढ़ो, लिखा हुआ है टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब दो सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, ऐसे दो सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं ये आपस में आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं सेम ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब है दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है। मतलब अगर इसमें सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, इसमें भी 1 मोलर होगी, ये दोनों में ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट सेम है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलेंगे दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे ही डिपेंड करता है। तो अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम मतलब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन भी सेम, ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, अब देखो अगर ऐसे सॉल्यूशंस को, ये दोनों सॉल्यूशंस आपस में क्या है, दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है मतलब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, ऐसे सॉल्यूशंस को अगर हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो ऑस्मोसिस नहीं होगी, ऑस्मोसिस नहीं होगी। ठीक है, ना ये इधर फ्लो करेगा ना ये इधर फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है। ऑस्मोसिस कब होती है? जब एक की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी सी अलग हो, मतलब एक थोड़ा डाइल्यूट हो दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड हो, तो तब ऑस्मोसिस होती है। तो जब दोनों सॉल्यूशंस के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, मतलब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, तो ऑस्मोसिस उस टाइम नहीं होती। ठीक है, ये याद रखना आप। तो वही लिखा है यहाँ, व्हेन सच सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नो ऑस्मोसिस अकर्स। ऐसे सॉल्यूशंस को जब हम सेपरेट करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, ऐसे सॉल्यूशंस के बीच में अगर हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाएं कोई ऑस्मोसिस नहीं होगी। ठीक, इसकी एग्जांपल होती है हमारे ब्लड के अंदर जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम ग्लूकोज लगवाते हैं, ऐसे मतलब एक बॉटल होती है वो हमारे अंदर यहाँ लगाया जाता है वेन्स में। ठीक है, वहां ये यूज होता है कंसेप्ट। देखो एग्जांपल यहाँ लिखी है, देखो द ऑस्मोटिक प्रेशर एसोसिएटेड विद फ्लूइड इनसाइड द सेल, इनसाइड द ब्लड सेल, मतलब जो हमारा ब्लड सेल होता है, ब्लड सेल को हम यहां ड्रा करते हैं। ठीक है, यहां इसके अंदर जो फ्लूइड होता है, ठीक है, इस ब्लड सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है या फिर जिसको हम बोलते हैं इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, ठीक है, वो बराबर होती है, वो कॉन्सेंट्रेशन बराबर होती है 0.9% मास बाई वॉल्यूम NaCl के। ठीक है, ये आप याद रखना। ये जो हमारा ब्लड सेल होता है, ब्लड सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है या फिर जो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है? जितना ऑस्मोटिक प्रेशर 0.9% मास बाई वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का होता है। 0.9% मास बाई वॉल्यूम का मतलब आपको पता है कि 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड अगर हम डालें मतलब 100 मिलीलीटर वॉल्यूम में, या ऐसा आपको मैंने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में पढ़ाया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हमारा जो ह्यूमन का ब्लड सेल होता है उसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स होती है, मतलब सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन होती है या फिर उसके अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो बराबर होता है 0.9% मास बाई वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन के। ठीक है, मतलब ये वाला सॉल्यूशन और 0.9% मास बाई वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ये आपस में आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। ठीक, तो अगर हम ब्लड सेल और इसमें हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाएंगे, मतलब हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को हम अपने ब्लड के अंदर डालेंगे तो ब्लड के अंदर और इसमें कोई ऑस्मोसिस नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सेल के अंदर कुछ चला जाए या फिर सेल से कुछ बाहर आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है, आप समझोगे। देखो द ऑस्मोटिक प्रेशर एसोसिएटेड विद फ्लूइड इनसाइड द ब्लड सेल, मतलब जो ब्लड सेल के अंदर फ्लूइड होता है उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो इक्विवेलेंट होता है 0.9% मास बाई वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन के। ठीक है, ब्लड सेल के अंदर जो सॉल्यूशन होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर उसकी कॉन्सेंट्रेशन बराबर होती है 0.9% मास बाई वॉल्यूम NaCl के। मतलब ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी एक सॉल्यूशन है, ये दोनों ही आपस में आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं। तो ऐसे जो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं इनके बीच में अगर हम मेम्ब्रेन लगाते हैं, इनको एक दूसरे के ऊपर मतलब मेम्ब्रेन लगाते हैं, तो ये जो है इनमें ऑस्मोसिस नहीं होती, ठीक, ये याद रखना। अब देखो एक बार फिर पढ़ो कि ऑस्मोटिक प्रेशर एसोसिएटेड विद फ्लूइड इनसाइड द ब्लड सेल, मतलब ब्लड सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है 0.9% मास बाई वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के।
ठीक है, जिसको नॉर्मल सेलाइन वाटर बोलते हैं। 0.9% M/V सोल्यूशन को नॉर्मल सेलाइन वाटर बोलते हैं। इसके बराबर ब्लड सेल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो होता है। अब देखो, एंड इट इज सेफ टू इंजेक्ट इंट्रावेन्यूसली, मतलब इस सोल्यूशन को, सोडियम क्लोराइड 0.9% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन को हम अपने ब्लड में इंजेक्ट कर सकते हैं सेफली। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम इस सोल्यूशन को 0.9% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन को अगर हम अपने ब्लड में इंजेक्ट करेंगे तो ब्लड सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसको कुछ नहीं होगा, ब्लड सेल के अंदर ये नहीं जाएगा। देखो, ये अगर ये आइसोटोनिक सोल्यूशन है तो इनके बीच में जो मेम्ब्रेन होगी ना, अगर हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखेंगे तो यहाँ इसमें ऑस्मोसिस नहीं होगी, मतलब ये चीज़ हम अपने ब्लड में बड़ी ही आसानी के साथ बड़ी ही सेफली इंजेक्ट करा सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जब बाजार, मतलब जब हॉस्पिटल में आप वो ग्लूकोज लगवाते हो उसके ऊपर कभी देखना 0.9% M/V लिखा होगा, साथ में कुछ और भी होगा लेकिन 0.9% ये होगा। ठीक, तो ये हम अपने ब्लड में आसानी के साथ लगवा सकते हैं अपनी बॉडी में, क्योंकि अगर ये हम लगवाएंगे तो हमारे सेल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे सेल पे इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो सोल्यूशन है ये और हमारी बॉडी के जो सेल का, ये सेल के अंदर जो सोल्यूशन होता है, सेल के अंदर जो पार्ट होता है, सेल के अंदर सोल्यूशन होता है, वो दोनों आपस में आइसोटोनिक है। तो वही यहाँ लिखा है कि ये इंजेक्ट कराना सेफ है। लेकिन क्या होगा अगर हम इससे ज्यादा कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन इंजेक्ट करा लें या फिर इससे कम कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन इंजेक्ट करा लें, तो क्या होगा? ठीक, वो हम समझेंगे। अब देखो, ऑन द अदर हैंड पहली चीज आपको ये समझनी है कि हमारे, देखो पहले रिवाइज करो थोड़ा सा। देखो, यहाँ जो सेल है हमारी बॉडी का, जो ब्लड सेल होता है, उसके अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है या फिर उसके अंदर जो कंसंट्रेशन होती है वो बराबर होती है 0.9% मास बाय वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन के। तो इसका मतलब ये और ये बराबर है, तो आपस में इनको बोलेंगे, ये दोनों आपस में कैसे हैं? आइसोटोनिक सोल्यूशन से। ये सेल और ये इनकी कंसंट्रेशन बराबर है तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो इनको बोलेंगे ये और ये सेल के अंदर वाला सोल्यूशन आपस में आइसोटोनिक सोल्यूशन है। जब कंसंट्रेशन बराबर होती है दोनों सोल्यूशंस की तब हम उनको आइसोटोनिक सोल्यूशंस बोलते हैं। ऐसे सोल्यूशंस में एक दूसरे में ऑस्मोसिस नहीं होती। ठीक है, ऑस्मोसिस नहीं होती अगर हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दें। तो ये सोल्यूशन हम अपनी बॉडी में आराम से इंजेक्ट करा सकते हैं। ये कराने से सेल को कुछ नहीं होगा, सेल के अंदर कुछ नहीं जाएगा, ना सेल के अंदर से कुछ बाहर आएगा। ठीक, अब देखो दूसरा पॉइंट, on the other hand if we place cells in the solution containing more than 0.9% NaCl, अब देखो अगर हम क्या करें, अगर हम अपनी बॉडी में ऐसा सोल्यूशन लगवा दें जिसमें 0.9% से ज्यादा है, 0.9% से ज्यादा NaCl है। ठीक, अब देखो यहां सल्यूट की कंसंट्रेशन अंदर कितनी है? अंदर 0.9% के बराबर है। ठीक, लेकिन अगर हम 0.9% से ज्यादा सोल्यूशन लगवा दें तो क्या होगा? बीच में मेम्ब्रेन है। ठीक, तो 0.9% से अगर हम ज्यादा लगा दें, ठीक है, तो अब आप देखो यहां ये सेल है, बीच में मेम्ब्रेन है, तो हमने 0.9% से ज्यादा कंसंट्रेशन वाला लगा दिया। अब देखो बाहर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट ज्यादा हो गई, अंदर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट कितनी है? 0.9%, बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई। तो आपको पता है जब ऑस्मोसिस होती है कम कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ फ्लूइड मूव करना स्टार्ट कर देता है। जैसे हमने देखा था ना, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। अगर हम 0.9% NaCl से ज्यादा कंसंट्रेशन वाला NaCl लगवा देते हैं तो हमारे सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो 0.9% है, जो हम लगवा रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन 0.9 से ज्यादा है। मतलब सेल के बाहर जो हम सोल्यूशन डाल रहे हैं अपनी बॉडी में उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो होगा क्या? सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम में, तो कम कंसंट्रेशन की से ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ सेल के अंदर से फ्लूइड बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, हम बीमार हो जाएंगे। अगर हम 0.9% NaCl से ज्यादा सोल्यूशन अपनी बॉडी में लगवा देंगे, NaCl, ठीक है, वो ग्लूकोज लगवा देंगे, तो हमारे सेल के अंदर से सारे का सारा जो सॉल्वेंट वाला पार्ट होगा वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई तो ये बाहर आ जाएगा। देखो यही लिखा है, ऑन द अदर हैंड इफ वी प्लेस सेल्स इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 0.9% NaCl, मतलब अगर हम सेल को ऐसे सोल्यूशन में रख दें जिसमें सोल्यूशन की कंसंट्रेशन 0.9% NaCl से ज्यादा हो, तो वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द सेल। देखो बाहर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, सेल के अंदर से वाटर बाहर आ जाएगा, सेल के अंदर से जो सॉल्वेंट वाला पार्ट होगा वो बाहर आ जाएगा इस हायर कंसंट्रेशन की तरफ, क्योंकि आपको पता है ऑस्मोसिस में लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है। ठीक है, तो फ्लो आउट ऑफ द सेल, सेल के अंदर से पानी बाहर की तरफ आ जाएगा, एंड द सेल विल श्रिंक, सच अ सोल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सोल्यूशन।
जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो सेल श्रिंक हो जाएगा, सेल के अंदर से पानी सारा बाहर आ जाएगा। तो ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं, देखो ये जो सोल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन इस सेल की कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा है, जिसमें सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन सेल की कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा है, ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। मतलब ये सेल के कंपैरिजन में हाइपर है, हाइपर का मतलब हो गया ज्यादा, मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन सेल के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं क्या करूं, अगर हम ऐसा सोल्यूशन लगवा दें जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.9% से लेस है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.9% से अगर कम में, तो अब क्या होगा, अगर इस सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन 0.9% NaCl, अगर इस सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन 0.9% से कम में मतलब इसमें सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन 0.9% से कम में, तो सेल के अंदर कितनी कॉन्सेंट्रेशन है 0.9%, इसमें कितनी कॉन्सेंट्रेशन है 0.9 से कम, तो सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो इस टाइम क्या होगा, इस सोल्यूशन से सॉल्वेंट वाला पार्ट सेल के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि आपको पता है ऑस्मोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी। जो इस सोल्यूशन में सॉल्वेंट तो होगा ना, 0.9% का मतलब है उसमें 0.9 ग्राम NaCl है और बाकी सारा सॉल्वेंट है। तो अगर ये हम 0.9% से कम वाला सोल्यूशन हम अगर लगवा देंगे अपनी बॉडी में, तो अंदर सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन 0.9 है, ये 0.9 से कम में, तो यहां से पानी जाना स्टार्ट हो जाएगा सेल के अंदर और सेल स्वेल हो जाएगा, सेल मोटा हो जाएगा। देखो ये लिखा है, इफ द साल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज लेस देन 0.9%, अगर साल्ट कॉन्सेंट्रेशन जो हम लगवा रहे हैं वो 0.9% से कम में, सोल्यूशन इज सेड टू बी हाइपोटोनिक, ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक। ये जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन को इसके कंपैरिजन में, सेल के कंपैरिजन में हम बोलेंगे ये सोल्यूशन हाइपोटोनिक है, मतलब इस सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम में, हाइपो का मतलब कम, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम में, तो कम से ज्यादा की तरफ मूव होता है ना ऑस्मोसिस में, तो यहां कम से ज्यादा की तरफ मूव होगा, मतलब इससे सॉल्वेंट जो है मूव करके सेल के अंदर चला जाएगा। ठीक, आगे लिखा है इन दिस केस वाटर विल फ्लो इनटू द सेल, इस केस में वाटर जो है वो सेल के अंदर चला जाएगा और सेल स्वेल अप हो जाएगा। तो इसका मतलब हम अपनी बॉडी में जब भी कभी ग्लूकोज लगवाएं तो हमें कौन सा लगवाना चाहिए, 0.9% वाला, 0.9% NaCl, क्योंकि 0.9% NaCl और सेल के अंदर जो सोल्यूशन होता है उन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, वो जब हम लगवाते हैं तो सेल ना तो स्वेल होता है ना श्रिंक होता है। लेकिन अगर हम 0.9 से ज्यादा वाला लगाएं, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला लगाएंगे तो सेल के अंदर से बाहर आ जाएगा, क्योंकि सेल की कॉन्सेंट्रेशन कम में, बाहर ज्यादा है, तो ऑस्मोसिस हो जाएगी, सेल से बाहर आ जाएगा पानी। ठीक, अगर हम 0.9 से कम कॉन्सेंट्रेशन वाला लगवाएंगे तो सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बाहर कम में, तो कम से ज्यादा की तरफ चला जाएगा, तो फिर स्वेल हो जाएगा। ठीक, देखो जब दो सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो तो ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं कि वो दोनों आइसोटोनिक है। ठीक, अगर एक सोल्यूशन से दूसरे की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा हो तो ऐसे सोल्यूशन दूसरे सोल्यूशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक। अगर एक सोल्यूशन से दूसरे की कॉन्सेंट्रेशन कम हो तो ऐसे सोल्यूशन, दूसरे सोल्यूशन जो दूसरा जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं, इसके कंपैरिजन में ये हाइपोटोनिक है। ठीक है, ये आपको 3 चीजें याद रखनी है, ये आप बायो में भी पढ़ते हो। अगर यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम है आप मेरे से पूछ सकते हो, ये बायो की चीजें, बायोलॉजी की चीजें। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारा। अब मैंने यहाँ कुछ लिखा था, ये तीनों शॉर्ट डेफिनेशंस लिखी हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैज द सेम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स एज इनसाइड ऑफ द सेल। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेम कंसंट्रेशन होती है सोल्यूट की जितनी सेल के अंदर होती है। हाइपोटोनिक में, हाइपो का मतलब हो गया कम, इसमें सोल्यूशन में कम कंसंट्रेशन होती है सेल से, तो यहां लिखा है लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एज इनसाइड ऑफ द सेल। सेल के अंदर से कम कंसंट्रेशन है अगर बाहर, तो ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक। ठीक है, हाइपरटोनिक हो गया अगर सेल से बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है। देखो ये हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक हमेशा सॉल्यूशन एक दूसरे के कंपैरिजन में बताया जा सकता है। ठीक है, यहां हम सेल के कंपैरिजन में बता रहे हैं, ह्यूमन बॉडी का जो सेल है उसके कंपैरिजन में बता रहे हैं। ठीक है, तो हाइपरटोनिक का मतलब हो गया हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एज इनसाइड ऑफ द सेल। हाइपर का मतलब ज्यादा, हाइपो का मतलब कम, आइसो का मतलब सेम। ठीक है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन हो गया जिसमें हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है एज इनसाइड ऑफ द सेल। सेल के अंदर से बाहर अगर कंसंट्रेशन हायर है, ठीक है, सेल के अंदर से बाहर अगर कंसंट्रेशन हायर है तो बाहर वाला जो सॉल्यूशन होगा उसको बोलेंगे कि सेल के कंपैरिजन में ये हाइपरटोनिक है। ठीक, तो आपको ये याद रखना है कि अगर देखो इन डायग्राम में देखो, अगर सेल के अंदर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन और सेल के बाहर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम है तो ये सेल वाले सॉल्यूशन और इन दोनों सॉल्यूशन को हम बोलेंगे ये आपस में आइसोटोनिक है। ठीक है, आपस में आइसोटोनिक है। अगर देखो आपको समझ में आया, अगर ये हमारा
सेल है और ये बाहर सोल्यूशन है। सेल के अंदर की कॉन्सेंट्रेशन और सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन अगर दोनों सेम है तो हम बोलेंगे ये दोनों सोल्यूशंस आपस में आइसोटोनिक है। ऐसे सोल्यूशन में सेल जैसा है वैसा ही रहेगा, सेल ना तो श्रिंक करेगा, ना मोटा हो जाएगा, ना स्वेल होगा। अगर ये देखो, अगर बाहर की कॉन्सेंट्रेशन जो है, अगर बाहर की कॉन्सेंट्रेशन देखो, सेल मैंने यहां रखा है, अगर बाहर की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम है, बाहर की कॉन्सेंट्रेशन, बाहर जो सेल के बाहर जो सोल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर लेस है, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन किसकी कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है, सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन, अगर बाहर सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन लेस है तो सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा होगी। तो अगर हाइपोटोनिक है, अगर मतलब सेल को ऐसे सोल्यूशन में रखा है जहां सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम में, तो सॉल्वेंट की ज्यादा होगी, तो सेल के यहां सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ना, तो सॉल्वेंट जो है वो इस सेल के अंदर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ 0.9% है अगर, तो यहाँ 0.9% से कम में, तो कम से ज्यादा की तरफ ऑस्मोसिस होती है, तो यहाँ सेल के अंदर जो है पानी चला जाएगा, यहाँ सेल स्वेल अप हो जाएगा। मतलब अगर सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे स्वेल हो जाएगा। और अगर सेल के बाहर जो है कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला है, मतलब हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला है, तो अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम में, तो सेल के अंदर से पानी बाहर आ जाएगा, सेल श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, ये 3 चीजें याद रखना। ठीक है, इनको आप एक बार स्टडी करना। ठीक है, तो इनको एक बार लिख भी लेना, अगर कोई प्रॉब्लम आई मेरे से पूछ लेना। अब हम ये जो हमने पढ़ा इस बेस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक, तो कल के लेक्चर में मैं इसको आपको एक बार फिर रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, लिख लो। तो देखो, हो सकता है आपको यहाँ कोई डाउट हो, हम इस डाउट को एक क्वेश्चन से भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आई तो मैं आपके लिए फिर अवेलेबल हूँ टेलीग्राम पे। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी बायो है तो आपको ये तो बड़ी आसानी से ही समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इसको हटाते हैं, तो एक बार कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं आपको कितना समझ में आया। ठीक, एक बार अगर मैं रिवाइज कराऊं तो हमने क्या पढ़ा, हमने ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ा, ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा, डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा, रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा। ठीक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा। ठीक है, ठीक, तो चलो हटाते हैं इसको, फिर आगे चलते हैं। तो अभी हम क्वेश्चंस करने लगे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये होगा हमारा, यही देखो आप। ठीक है, ये देखो, इसको आप समझो हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक वाला कंसेप्ट यहां लग रहा है। ठीक है, तो देखो यहां पूछा हुआ है कि ग्रेप्स प्लेस्ड इन 3 बीकर्स एक्स वाई एंड जेड। ठीक, 3 बीकर में ग्रेप रखे हुए हैं, तो इन तीनों बीकर्स को हम यहां बना के समझते हैं। देखो, एक बीकर ये वाली है, एक बीकर ये वाली है, एक बीकर ये वाली है। ठीक, तो यहां से आपको कंसेप्ट और क्लियर होगा। ठीक, इसमें ग्रेप रखा हुआ है ये इतना, और बाकी सारा इसमें सोल्यूशन पड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें ग्रेप थोड़ा सा मोटा हो गया है और बाकी सारा सोल्यूशन पड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें ग्रेप थोड़ा सा छोटा हो गया है और बाकी सारा सोल्यूशन पड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारी बीकर एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ठीक, अब आपको यहां बताना है कि देखो, अगर बीकर एक्स में वाटर है, वाई एंड जेड, ये जो है ये सोल्यूशन है, ये वाटर पड़ा हुआ है, सपोज ये वाटर है। ठीक, ठीक, देखो गलत मैं बोल रहा हूं, अगर बीकर एक्स में वाटर है, ठीक है, अगर बीकर एक्स में वाटर है, वाई और जेड में क्या होगा, वाई और जेड में क्या होगा, ये वाई है, जेड है, वाई और जेड में क्या होगा। देखो, अगर बीकर एक्स में पानी है तो वाई और जेड में क्या होगा, देखो बीकर एक्स में वाटर है, ठीक, तो वाई और जेड में क्या होगा, और ऑप्शंस में दिया हुआ है हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा, आइसोटोनिक सोल्यूशन होगा, कैसा होगा। अब आप यहां देखो, इसमें अगर आप चेक करोगे तो सोल्यूशन में रखने के बाद ग्रेप स्वेल अप हुआ है, स्वेल अप हुआ है मतलब फूल गया है, मतलब यहां से पानी अंदर चला गया है तभी फूला है। ठीक, और किस सोल्यूशन से पानी अंदर की तरफ जाता है, जहां जहां देखो, जिस सोल्यूशन में सल्यूट की कंसंट्रेशन लेस हो, ऐसे सोल्यूशन से पानी अंदर की तरफ चला जाता है। देखो, अगर बाहर सल्यूट की कंसंट्रेशन यहां कम है
अगर इस सोल्यूशन में सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन, देखो जिस सोल्यूशन में इस ग्रेप को रखा हुआ है, अगर इस सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर यहाँ सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तभी सॉल्वेंट इस ग्रेप के अंदर चला गया है, ऑस्मोसिस हो गई है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ग्रेप के ये ऊपर वाली जो लेयर है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कर रही है, मतलब यहाँ सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है, सॉल्वेंट की ज्यादा है। तो अगर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है तो ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक है, ठीक है, ये हाइपोटोनिक है। यहाँ सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम थी, यहाँ से मतलब यहाँ अंदर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, यहाँ बाहर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम थी, सॉल्वेंट की ज्यादा थी। तो जहाँ सॉल्वेंट की ज्यादा होती है, ज्यादा से कम की तरफ सॉल्वेंट मूव करता है, ऑस्मोसिस होती है। मतलब ये अगर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम तो इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक। मतलब ये एक्स जो है यहाँ हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। यहां देखो ग्रेप छोटा हो गया है, ग्रेप स्मॉल हो गया, मतलब श्रिंक कर गया है। यहां ये ग्रेप श्रिंक कर गया, ठीक है। श्रिंक कब करता है, जब बाहर जो होती है सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन, सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन और होती है, और होती है बाहर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन इस सोल्यूशन में, जिस सोल्यूशन में ग्रेप को रखा है, अगर इसमें सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो अंदर से, ग्रेप के अंदर से पानी इस सोल्यूशन की तरफ मूव करेगा, ऑस्मोसिस होगी ना। ग्रेप के अंदर सॉल्वेंट तो होगा, ग्रेप के अंदर कुछ ना कुछ सॉल्वेंट और सोल्यूट होगा। तो अगर बाहर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बाहर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो अंदर से ग्रेप का सॉल्वेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो सेल के अंदर से, ग्रेप के अंदर से सॉल्वेंट बाहर आ गया तो इस सोल्यूशन में आ गया तो सेल सूख गया। तो जिस सोल्यूशन में, देखो इसके कंपैरिजन में अगर ये सोल्यूशन है, इसमें अगर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ज्यादा वाले को बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। मतलब वाई जो है वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, वाई नहीं जेड, वाई ये वाई है, वाई जो है वो हमारा हाइपोटोनिक है और जेड हमारा हाइपरटोनिक है, यही इसका आंसर है। वाई, वाई कौन सा था, हाइपोटोनिक, और जेड हाइपरटोनिक, ए ऑप्शन। वाई हाइपोटोनिक, जेड हाइपरटोनिक, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो इसी में, वो भी इसी बेस पे है। देखो लिखा हुआ है अ प्लांट सेल श्रिंक्स व्हेन इट इज केप्ट इन। श्रिंक कब करता है, श्रिंक कब करता है, श्रिंक ऐसे केस में करता है जब उसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा जाए तब श्रिंक करता है। हाइपरटोनिक का मतलब है उसको ऐसे सोल्यूशन में रखा जाए जिस सोल्यूशन में सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, तो सेल के अंदर से पानी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ठीक है। ऑस्मोसिस आपको पढ़ाया था ना, लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ऑस्मोसिस होती है। तो अगर यहाँ सोल्यूशन मोर कॉन्सेंट्रेटेड होगा, मतलब ज्यादा सोल्यूट होगा, तो सेल के अंदर से पानी बाहर आ जाएगा, सेल श्रिंक हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसी बेस पे है। अब प्लांट सेल श्रिंक्स, प्लांट सेल कब श्रिंक करता है, जब उसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखो। हाइपरटोनिक सोल्यूशन मतलब ज्यादा सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में रखो, सेल के अंदर से पानी बाहर आ जाएगा, सेल श्रिंक हो जाएगा, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, देखो नेक्स्ट हमारा या ये वाला, यहां से बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के लिए करेक्ट है, ठीक है। पहला देखो, ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज यूज होती है, वाइल डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन यूज नहीं होती। तो बिल्कुल सही बात है, ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज होती है। दूसरा देखो, डिफ्यूजन में नहीं होती। पहला पॉइंट ठीक है, करेक्ट है। दूसरा देखो, ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट होती है लो कंसंट्रेशन से हायर की तरफ, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अकर इन वन डायरेक्शन वाइल इन डिफ्यूजन मूवमेंट अकर इन ऑल डायरेक्शंस। दूसरा पॉइंट भी ठीक है, ऑस्मोसिस में मूवमेंट एक की तरफ होती है, लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। लेकिन डिफ्यूजन में आपस में इंटरमिक्सिंग हो जाती है, तो दूसरा पॉइंट भी ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करते हैं सिर्फ, लेकिन डिफ्यूजन में सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों मूव करते हैं, तो तीसरा पॉइंट भी ठीक है, ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट मूव करता है, ठीक है। जैसे यहाँ हमने बाहर हाइपरटोनिक सोल्यूशन रखा था, ज्यादा सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन थी, अंदर से सॉल्वेंट बाहर आ जाता है, तो यहाँ से सॉल्वेंट अंदर चला जाता है, ठीक है। तो ये होता है। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों ही ट्रू है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो, सी वाटर इज डीसैलिनेटेड टू गेट फ्रेश वाटर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। सी वाटर को डीसैलिनेटेड किस मेथड से करते हैं, तो रिवर्स ऑस्मोसिस से करते हैं। तो यहां पहला ऑप्शन देखो, व्हेन प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड प्योर वाटर इज, क्या लिखा है, प्योर वाटर इज स्क्वीज्ड आउट ऑफ सी वाटर बाय रिवर्स ऑस्मोसिस। तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। यही पहला ऑप्शन करेक्ट है, जब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो रिवर्स ऑस्मोसिस के जरिए प्योर वाटर बाहर आ जाता है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय। ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे इंक्रीज किया जा सकता है,
ठीक है, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या होता है, पाई वी इज इक्वल टू ऐसे, पाई इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी, ये फार्मूला होता है। तो सल्यूट की कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा के ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ठीक। और क्या ऑप्शन है यहां, वॉल्यूम इंक्रीज करके बढ़ाया जा सकता है, नहीं, वॉल्यूम इंक्रीज करके घट जाता है, क्योंकि वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, टेम्परेचर घटाने से नहीं बढ़ता, बढ़ाने से बढ़ता है। अब देखो यहां जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें सिर्फ ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सल्यूट मॉलिक्यूल्स। अगर हम बी ऑप्शन देखो, देखो यहां बाकी सारे गलत हैं, बी ऑप्शन अगर आप चेक करोगे तो एन जो है सल्यूट पार्टिकल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑस्मोटिक प्रेशर के, तो सल्यूट पार्टिकल बढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा, तो ये ऑप्शन यहां से करेक्ट है। नेक्स्ट, ये देखो इस फिगर को स्टडी करो, बोला हुआ है इस फिगर को स्टडी करो, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये क्या करेक्ट है, सोल्यूशन के ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर हम अप्लाई करते हैं ऑस्मोसिस स्टॉप करने के लिए, क्या वो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ये पहला पॉइंट तो करेक्ट है। दूसरा पॉइंट देखो, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड, जे उस तरफ कंप्यूटर है ना, मतलब लगा हुआ है सिस्टम, तो उस तरफ देख के पढ़ना पड़ता है थोड़ा सा, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट देखो, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्वेंट, नहीं, सॉल्वेंट के ऊपर अप्लाई नहीं करते एक्सटर्नल प्रेशर, ये गलत है। तीसरा देखो हाइड्रोस्टेटिक, ये भी नहीं है। और देखो पावर डेवलप, इनमें से कुछ नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन यहां से करेक्ट है कि सोल्यूशन के ऊपर हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं ऑस्मोसिस स्टॉप करने के लिए। ठीक है, सोल्यूशन के ऊपर जो पिस्टन लगी हुई है, ऐसी ही फिगर मैंने आपको बना के दिखाई थी, उस पिस्टन के ऊपर सोल्यूशन के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई करते हैं उसी प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक, अब ये तो क्वेश्चन हमने कर दिया था, लेकिन यहां से एक चीज मैंने आपको पढ़ाई नहीं, ठीक, वो पढ़ानी पड़ेगी आपको। देखो दो एप्लीकेशंस होती हैं किसकी, दो एप्लीकेशंस होती हैं जो हमने पहले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा ना, उसकी दो एप्लीकेशंस होती हैं। ठीक है, वो एप्लीकेशंस कौन सी होती है वो मैं लिखवा देता हूं, वो एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं लिखवा देता हूं आपको, उस बेस पे भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, तो यहां पहली एप्लीकेशन आप लिख लो, देखो मैं यहां लिख देता हूं, इंपॉर्टेंस ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। टॉपिक हमारा ये लास्ट पे, आप ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के साथ लिख लेना आप, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इंपॉर्टेंस ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होने की इंपॉर्टेंस डेली लाइफ में कहां इस्तेमाल होती है, ये आप फ्रीजिंग पॉइंट के आगे ही लिख लेना। ठीक है, तो याद नहीं रहा आपको कराना, तो पहली इंपॉर्टेंस है इन मेकिंग एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस। फर्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस होती है इन मेकिंग एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस, ये बनाने में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का काम होता है, यूज होता है। दूसरा है इन मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन रोड्स, इन मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन रोड्स, ये दो एप्लीकेशंस होती हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। ठीक है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम करके, फ्रीजिंग पॉइंट रिड्यूस करके ये दो काम किए जा सकते हैं। देखो अगर, देखो सपोज अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन है, मतलब कोई सोल्यूशन है सपोज जिसका फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, कोई सोल्यूशन है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, अगर इसमें हम कोई और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट रिड्यूस होके सपोज -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऐसा सोल्यूशन जो होगा ये एंटी फ्रीज हो जाएगा, मतलब ये कभी फ्रीज नहीं होगा एटमॉस्फेयर में, क्योंकि आपको पता है यहाँ हमारी दुनिया के अंदर 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और -5 डिग्री से नीचे टेम्परेचर नहीं जाता, या फिर -10 से नीचे नहीं जाता। तो अगर हम इसका फ्रीजिंग पॉइंट किसी सोल्यूशन का रिड्यूस करवा देते हैं -10 तक कर देते हैं, तो वो सोल्यूशन एंटी फ्रीज बन जाता है, वो कभी जमता नहीं है सोल्यूशन। ठीक है, तो ये बनाने में फ्रीजिंग पॉइंट का रोल होता है, डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट प्रॉपर्टी का रोल होता है। और दूसरा रोल होता है मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन द रोड्स, रोड्स के ऊपर आइस को मेल्ट कराने के लिए हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, जो आइस पड़ी होती है ना रोड पे, है ना, उसको अगर हमें मेल्ट कराना हो तो आपको पता आइस का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है,
हम क्या करते हैं, किसी तरह इस फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देते हैं। कैसे घटाते हैं, सपोज हम आइस के ऊपर नमक फेंक देते हैं, NaCl फेंक देते हैं, तो NaCl जो है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, ये ऐड करने से इसका फ्रीजिंग पॉइंट सपोज -10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब एटमॉस्फेयर में कितना टेम्परेचर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन बर्फ के जमने का टेम्परेचर अब रिड्यूस हो गया -10 डिग्री सेल्सियस। अब -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में होता ही नहीं, एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आप बर्फ जमेगी ही नहीं, क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट घट के -10 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे जमेगी ही नहीं, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ पिघल जाएगी। तो ये बर्फ को पिघलाने के लिए रोड्स के ऊपर ये जो मेथड है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट यूज होता है। अगर आपको ये दो एप्लीकेशंस में कुछ गड़बड़ लगती है तो आप टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हो, ठीक, क्योंकि पहले याद नहीं रही ना कराना, तो ये आप वहां लिख लेना। एंटी फ्रीज सोल्यूशन बनाने में और मेल्टिंग ऑफ आइस में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कराते हैं हम, ठीक। तो ये क्वेश्चन उसी बेस पे है, देखो 60। स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट हेल्प इन क्लियरिंग द स्नो कवर्ड रोड्स इन हिल्स। मतलब हिल्स में रोड के ऊपर जब बहुत ज्यादा बर्फ हो जाती है, हम उसके ऊपर नमक फेंकते हैं। द फिनोमिना इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस इज, यहाँ कौन सा फिनोमिना यूज होता है, यहाँ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। स्नो का डिप्रेशन, स्नो का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिप्रेस हो जाता है, लिखा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ स्नो। स्नो के ऊपर हम क्या डालते हैं, सॉल्ट, जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। जितना उस जगह जितना बर्फ का टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, उससे टेम्परेचर घट के हो जाता है -10। तो अब बर्फ -10 डिग्री सेल्सियस पे जमेगी, 0 डिग्री सेल्सियस पे जमेगी नहीं, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ पिघल जाएगी, तो बर्फ वहां से हट जाती है, स्नो क्लियर हो जाती है, ठीक। अगर यहाँ इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन तो हमारा हो ही गया था, पहले हमने कर लिया था, ठीक, ये भी कर लिया था, बस ये हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए, ठीक। तो हमारा लेक्चर अभी यहाँ ही खत्म होगा, यहाँ तक ही हम रखते हैं लेक्चर। इस लेक्चर में देखो थोड़ा सा लेंथी हो गया लेक्चर, तो अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और आपको होमवर्क में क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। होमवर्क में आपको न्यू एनसीईआरटी जो है ना, न्यू एनसीईआरटी, उसका पेज नंबर 21 ने जो, उसमें लास्ट लाइन लिखी हुई है, मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोवाइड्स अनदर मेथड। यहां से लेके पेज नंबर 23 के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं 4, उनके ऊपर तक जहां लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट, यहां तक आपको पढ़ना है, ठीक है। यहां तक आपको पढ़ना है, सीखना है। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी मेरे से पूछना है, ठीक है। पेज नंबर 21 लास्ट से लेके पेज नंबर 23 यहाँ तक आपको जहां रिक्वायरमेंट्स लिखा, देयर पोर्टेबल वाटर रिक्वायरमेंट लिखा, यहाँ तक आपको स्टडी करनी है, मतलब रीड करना है, ताकि आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। ये आपका होमवर्क है आज का। और रीडिंग में किसी वर्ड में कोई प्रॉब्लम आई आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक। तो फिर हम इस लेक्चर को रखते हैं यहाँ तक। तो हम कल फिर मिलेंगे लास्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, कोई प्रॉब्लम आई पूछोगे तो हम कल ही मिलेंगे फिर। तो टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये कोटेशन जो है आप एक बार देख लेना, ठीक है।